बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका जियोग्राफी यानी भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे ये संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से हैं, जो पिछले साल 3 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आप देख के जाते हो अपना एग्जाम देने, आपने कुछ भी अभी तक नहीं देखा है, कोई भी आपने क्वेश्चन नहीं तैयार किया है, यदि ये आप कंप्लीट वीडियो आप एक बार देख लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जियोग्राफी यानी जो है भूगोल के पेपर में जो आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। इसी प्रकार मैंने जो है सभी क्लासें मैंने करा दी हैं, सभी सब्जेक्ट की आपकी। आप जाकर जो है सभी क्लासें जो है ले सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आपको कंपलसरी का आपका पेपर भी देना रहता है, जो कि होता है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है नॉन मेटेरियल स्टडीज का, क्योंकि आपका कंपलसरी आपका एमसीक्यू का आपका पेपर होता है। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, जिसको हमने नहीं देखा है तो उसकी भी जो है प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप जाकर जो है उसकी भी क्लासें जो है चैप्टर वाइज ले सकते हैं। चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से हम जियोग्राफी यानी भूगोल के जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जितने भी हमारे आज की क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर रहेगी। आपको इसके आंसर भी कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखकर आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हो और यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में 100% यही आपके देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए एक बार कंप्लीट वीडियो को देख के चले जाना है, ज़्यादा कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको केवल एक बार देख लेना है वीडियो। आप आसानी से बना बनाकर भी अब लिख दोगे। चलिएगा हम प्रश्नों पर देखेंगे। ये आपका जियोग्राफी नहीं भूगोल का पेपर है। पेपर का है आपको नेम देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपका एनवायरमेंट यानी जो है पर्यावरण, और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब होता है जो है यानी आपदा प्रबंधन, और जो है क्लाइमेट चेंज यानी जो है आपका जलवायु परिवर्तन आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण इसमें आपको पढ़ना है, और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन, और क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है आपका जलवायु परिवर्तन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर का आपका यही आपका टाइटल है, ये पेपर का आपका नेम है। वैसे तो यूपी की हम बात करें तो यूपी के सभी विश्वविद्यालय का आपका पेपर का नेम आपका सेम ही है। कोई भी विश्वविद्यालय की हम बात करें, काफ़ी विश्वविद्यालय में आपके जो है रिटन के आपके एग्जाम होंगे, आपकी लिखित की परीक्षा होगी। जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय आपका हो गया CSJMU, एमजी की बीपी आपकी जो कि वाराणसी की विश्वविद्यालय आपकी यूनिवर्सिटी है ये, और जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी एमजी की बीपी आपकी ये हो गई। और वीपीएससी जो कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय जो कि आजमगढ़ में पड़ता है उसमें भी होगा। माँ सुकुमारी विश्वविद्यालय जो कि सहारनपुर में है। और भी बहुत सारे हमारे विश्वविद्यालय जिसमें आपकी जो है लिखित की परीक्षा कराई जाती है। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बरेली विश्वविद्यालय जो कि एमजे पियौरी पड़ती है उसमें भी आपकी जो है लिखित की परीक्षा कराई जाएगी। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी ये पूरी की पूरी जो है आज की हमारी क्लास जियोग्राफी की। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर फर्स्ट सेम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे BA BSc की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं आप खरीदते हैं, कोई बुक भी नहीं खरीदा, आपने कोई भी सीरीज भी नहीं खरीदा है, तो आपको खरीदने की भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो मेरे चैनल के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो को देख के चले जाते हो, या फिर मेरे मॉडल पेपर को देख के चले जाते हो, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर को भी मैंने सॉल्व किया है। एक बार मॉडल पेपर को भी देख लेना, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा पेपर मेरा आएगा कैसे। तो उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिए। हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना यदि आपको PDF चाहिए। कोई भी वहाँ पर चार्ज आपको नहीं पड़ेगा, आप फ्री में जो है सारे PDF भी ले सकते हैं। उसकी जो है कह सकते हो अपने मोबाइल में भी जो है PDF के माध्यम से पढ़ सकते हो। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे कि आपका पहला आपका पेपर का नाम ही आपका था एनवायरमेंट, आपका जो कि पर्यावरण आपका था। तो पर्यावरण क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पर्यावरण होता क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले आप देख लीजिएगा। चलेगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में 100% आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि प्लस जो है ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पर्यावरण। पर प्लस जो है आवरण। परिमाने होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है आवरण नहीं ढकना, यानी चारों ओर से ढका हुआ जो होता है यही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। इसकी परिभाषा ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पर्यावरण के अर्थ की हम बात करें तो पर्यावरण का अर्थ होता है यानी परि प्लस आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि प्लस जो है आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढकना, यानी जो ढकने वाला होता है आवरण जो होता है, जैसे कि शरीर के लिए आपकी त्वचा होती है ढकने के लिए, उसी प्रकार जैसे कि जो है एक पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण जो है चारों ओर से जो ढकी हुई होती है, यही आपका जो है पर्यावरण कहलाता है। और यदि इसके हम शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो पर्यावरण जो होता है इसमें जो है भौतिक, रासायनिक और जो जैविक कारक होते हैं, और ये कारक जो है किसी जो है जीव या जो है परिस्थिति समुदाय पर जो है काम करते हैं, और उसके जो है स्वरूप उसके अस्तित्व को जो है तय करते हैं। जैसे कि इसमें जो है लिखा हुआ है कि वे सभी जो है बाहरी परिस्थितियाँ
तथा जो है जिसका संबंध जो है मानव और उसके जीवन की जो है क्रियाकलापों से है। यानी ऐसी परिस्थितियाँ वे ऐसी सभी वे बाहरी परिस्थितियाँ जिसका जो संबंध मानव से है, वो मानव की जो क्रियाएं होते हैं, जो उसके भौतिक क्रिया होती है, उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, इसकी जो रहन सहन होती हैं, तो इसका जो सम्मिलित जो रूप होता है, इसका जो सम्मिलित रूप होता है, यही आपका जो है पर्यावरण आपका कहलाता है। और इस प्रकार जो है पृथ्वी पर जो है मानव विकास और जो है वृद्धि को प्रभावित करने वाली जो है बहुत सारी दशाएं हैं, और इसके जो है पर्यावरण का अंग जो जो है इसको माना जा सकता है। ठीक है। और इसका जो है पर्यावरण का यदि हम सामान्य अर्थ की हम बात करें तो इसका सामान्य अर्थ होता है नेचुरल आपका एनवायरनमेंट, यानी जो है भौतिक परिवेश से है, जो पृथ्वी के जो है जैव जगत, पृथ्वी की जो जैव जगत है और उसके जो है आवृत किए हुए, जिसके जो है प्रभाव से जो है जीवन जो है स्पंदित होता है, यानी जो है जीवन चलता है। तो यानी ऐसा भौतिक परिवेश जिसके जो है कारण जो है जैव जगत, यानी जो जैव जगत होते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर जो जैव जगत संभव है, जैसे कि सभी जीव यहाँ से जीवित है, रहते हैं और मनुष्य भी रहता है, तो उसका जो क्रियाकलाप होता है, उसका जो जीवन चलता है, तो इसी को जो है हम कहते हैं पर्यावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको तैयार करना है। अगला देखिएगा, पर्यावरण की जो आपको परिभाषा भी दिया हुआ, पहले इसका अर्थ पूछा था, अब इसकी परिभाषा है सब दी हुई है। तो इसकी बहुत सारी परिभाषा जो है हमारे जो है आप कह सकते हो हमारे जो भूगोलवेत्ताओं ने इसकी परिभाषा दी है अपने अपने शब्दों में। तो यहाँ से जो है फीटिंग ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि जीवन के जो है परिस्थिति जो कारकों का योग जो है पर्यावरण है, अर्थात जो है जीवन की परिस्थिति के जो है समस्त तथा जो है समस्त जो है तथ्य मिलकर जो है पर्यावरण जो है कहलाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कुछ जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, इसके जो समस्त जो तत्व होते हैं, जैसे कि उसकी क्रियाकलाप हो गई, उसका जो रहन सहन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो समस्त जो मिलाव होता है, इसके जो तत्व होते हैं जीवन जीने के लिए, तो इसका जो संपूर्ण इसके जो तत्व होते हैं, यही आपस में मिलकर जो है एक पर्यावरण का जो है जन्म देते हैं, उसी का निर्माण करते हैं। इनका जो है फिटिंग का कहना है। फिर टेंसले ने इसकी परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि जो प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग, यानी प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, वह जो है वातावरण कहलाता है। यानी जो है कहने मतलब जो है ऐसा जो है संपूर्ण योग, ऐसे जो है दशाएं या फिर ऐसा वातावरण जिसमें जो है जीव रहते हैं, उनकी जीविका चलती हुई जीवित अपन जीवन यापन करते हैं, तो यही आपका जो है वातावरण कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इस तरह से परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा आपका परिस्थिति का जो है अर्थ, इसकी परिभाषा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम इंग्लिश में जो है इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन जो है पिछले साल 2 वर्षों में हम देखें तो आपके कॉमन क्वेश्चन रहा है सभी विश्वविद्यालय में। तो क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परिस्थिति क्या होता है, सबसे पहले इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। परिस्थिति जो होता है, इसमें जो है जीवित जीव और जो है उसके भौतिक पर्यावरण के बीच जो है संबंध का इसका अध्ययन किया जाता है। जो जीवित आपके जीव होते हैं, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपका पर्यावरण होता है, इसके बीच जो है इसका जो संबंध होता है, इसी का हम स्टडी करते हैं, इसी का हम अध्ययन करते हैं। तो इसी को जो है हम परिस्थिति जो है कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा तैयार करना है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई, जैसे कि इसमें और भी हैं, कुछ भूगोलवेत्ता ने और भी इसका अध्ययन करते हुए कुछ बातें कही, जैसा कि परिस्थिति में जो है जीव के जो है विवरण, प्रचुरता और उसके जो है बीच जो पारस्परिक जो क्रिया होती है, उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। और परिस्थिति में जो है जीव के जो है परिस्थिति में जो है ऊर्जा और जो है पदार्थ के परिवर्तन और जो है प्रवाह को जो है प्रभावित करने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ है कि जो परिस्थिति जो होता है, इसमें जो है जो जीवित जीव होते हैं, जिसमें जीव होता है यानी जिसमें जान होती है, जो जीवित जीव होते हैं और उनके जो भौतिक जो कह सकते हो पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं, इसी का हम अध्ययन करते हैं। तो इसी को जो है हम इकोलॉजी कहते हैं, परिस्थिति कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए। ठीक है, चलेगा। तो हाँ, इतनी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए। और ये जो परिस्थिति शब्द है, ये जो है यह शब्द जो है ग्रीक यानी घर से जो है अध्ययन और जो है उस स्थान के अध्ययन से जो है आया है जहाँ हम रहते हैं। और परिस्थिति का जो है दायरा जो है बहुत ही बड़ा है। इसमें जो है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, उसके भौतिक और जो है रासायनिक परिवेश भी जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इतनी परिभाषा तैयार कर लेना। वैसे तो यहाँ से बहुत बड़ी इसमें परिभाषा दी हुई है। ठीक है, तो आपको केवल ये परिभाषा तैयार करना है। यहाँ से जो है हैकल ने इसकी परिभाषा दी है, जो कि हमारे जो है एक कह सकते हो परिस्थिति जो है इन्होंने शब्द का प्रतिपादन किया था सर्वप्रथम, जो कि 1869 ईस्वी में किया था। ये जर्मनी के जो है ये जीव विज्ञानी थे अर्नस्ट साहब के हैकल ने। तो उन्होंने जो है महोदय ने उन्होंने परिभाषा इसकी दी है। उन्होंने कहा है कि परिस्थिति वातावरण जो है जीव समुदाय और जो है उसके पारस्परिक जो संबंध होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पारस्परिक जो संबंध होता है पर्यावरण के बीच, तो इसी का जो इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो यही आपका जो है इकोलॉजी कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना है बस। अगला देखिएगा,
पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संकल्पना की आपको जो है चर्चा करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है पूछ सकता है कि इसकी जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसकी संकल्पना आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है ये संकल्पना का विकास जो है क्रमशः धीरे धीरे हुआ है। इसे जो है हिपोक्रेट्स, अरस्तु एवं जो है अन्य जो है ग्रीक कालीन विद्वानों के जो है विचारों ने जो है में जो है पारिस्थितिकी ज्ञान का जो है आभास मिलता है। और आपके जो है 4वीं सदी में जो आपका थियो आपका फ्रेस्टस ने जो है जीवों और जो है उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का जो है सर्वप्रथम वर्णन किया है। तो इन्हें जो है विश्व का जो है प्रथम पारिस्थितिकी वैज्ञानिक माना जाता है। डार्विन और जो है मार्क्स के विचारों में से जो है पारिस्थितिकी संकल्पना का जो है विकास हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारिस्थितिकी जो है एक ही चीज़ होता है। इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो है जो आपका पर्यावरण होता है और जो जीव होते हैं अपनी जो पारस्परिक क्रिया करते हैं इसी के माध्यम से, तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसी पारिस्थितिकी तंत्र का जो है इसके माध्यम से निर्माण होता है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है बस कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें जो है जीवित जीव और उसके जो है आपके अजैविक वातावरण के बीच जो क्रिया होती है, जो अंतःक्रिया होती है, तो यही आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र से क्या पढ़ा है, वही क्वेश्चन लौट पौट के पूछा गया है, तो उसका भी सेम वही आपका अर्थ रहेगा। तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें जो है जीवित जीव और उसके जो है भौतिक यानी अभौतिक कह सकते हो, फिर अजैविक या फिर भौतिक, इसमें जो एक अंतःक्रियाएं जो इसमें होती हैं फिर उसका अध्ययन हम करते हैं, तो ये आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको जो है लिखना पड़ेगा बस। अगला देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र, फिर वही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका अर्थ हम परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से इसकी हम परिभाषा टेंसले के अनुसार देख लेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है भौतिक जो है तत्वों का एक विशिष्ट जो है प्रकार है, उसकी जो है रचना अजैविक और जो है जैविक और अजैविक घटकों से जो है होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, एक विशिष्ट प्रकार की एक कह सकते हो एक रचना होती है जिसमें जो है आपके जैविक घटक पाए जाते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो ये दोनों इसमें पाए जाते हैं और यह जो है अपेक्षाकृत स्थिर है और जो है समस्थित में होता है। यह जो है खुला तंत्र है और तथा जो है विभिन्न आकार एवं जो है किस्मों का ये जो है पाया जाता है। तो इनकी ये परिभाषा थी। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये एक भौतिक तत्वों का विशिष्ट एक प्रकार है, टेंसले ने कहा है। और इसमें जो है आपके भौतिक यानी कहने मतलब आपके जैविक और जो है अजैविक घटक यानी जैविक और जैविक जो है दो घटकों का इसमें समावेश होता है। तो ये आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और इसमें जो है अगली परिभाषा से जो है महोदय ने हमारी दी हुई है, उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रयोग किसी भी जो है प्रोग्राम में जो है किसी स्थान समय इकाई के अंतर्गत जो है भौतिक रासायनिक जैविक जो है प्रक्रमों से जो है निर्मित तंत्र से जो है किया जा सकता है। तो इतनी परिभाषा आपको तैयार करना है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के जो है जैविक और अजैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है इसको मैंने आपको बता दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जिसमें जो है हम जीवों के जो है और पर्यावरण के मध्य जो है इसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और इसके जो है जैविक और अजैविक घटक, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूरी है। तो इसके जैविक और अजैविक घटक ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैविक और अजैविक घटक अब हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है, चलेगा। तो हम जैविक घटक सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जैविक घटक जो है क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा भी गया था सभी विश्वविद्यालय में। यदि हम बात करें तो कुछ विश्वविद्यालय की, तो आपके MJPRA में भी रिपीट हुआ था, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो कि पड़ता है आपके जौनपुर में, तो उसमें भी क्वेश्चन जो है कॉमन रहा है, ठीक है, चलेगा। अब हम देखेंगे कि जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं। तो जैविक घटक क्या होते हैं, जैविक का मतलब होता है जिसमें जो है जान होती है, जिसमें जो है जीव होती है। जैविक का मतलब क्या होता है, इसमें जान होती है, क्या होती है, जिसमें जान होती है। यानी जैविक घटक के जो है समस्त जीवधारियों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी जैविक घटक का मतलब क्या होता है, इसमें सभी जो है जो जिसमें जान होती है वे सभी यानी जीवधारियों को इसमें शामिल किया जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो है आपके जंतु तथा जो है पादप समुदाय एक साथ जो है ये रहते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से जो है एक दूसरे से जो है पारस्परिक संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जो है जुड़े रहते हैं। और जो है आपके लिंडमैन ने जो है इसकी परिभाषा के संबंध में कुछ कहा, उन्होंने कहा है जो कि 1992 में अपनी संकल्पना को जो है प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि विभिन्न प्रकार के जीवों के जो है पारस्परिक जो है संबंधों का आधार जो है भोजन है
और यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो है जैविक घटक जो है उसी जो है पोषक संरचना को जो है दर्शाती हैं। और पोषक जो है संबंधों की जो है दृष्टि से जैविक जो घटक होते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया। तो जैविक घटक जो होते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो है उत्पादक होता है, फिर उपभोग जो है उपभोक्ता होता है, फिर जो है अपघटक होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अजैविक हम घटक देखेंगे। अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें जो है जिसमें जान नहीं होती है, जिसको हम निर्जीव कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो है जान नहीं होती है तो वे आपके अजैविक घटक कहलाते हैं। तो इसको भी जो हम देखेंगे। अजैविक घटक जो है वे घटक होते हैं जिसमें जो है वे निर्जीव घटक होते हैं, जैसे कि आपका मिट्टी हो गई, आपकी हवा हो गई, तापमान हो गया, सूर्य की जो है प्रकाश हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें होती है आपकी अजैविक घटक कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है पाए जाने वाले अजैविक पदार्थ उसके अजैविक जो है घटक कहलाते हैं। अजैविक पदार्थ का मतलब क्या होते हैं? जिस ऐसे पदार्थ जिसमें जान नहीं पाई जाती है तो वही आपके जो है अजैविक घटक कहलाते हैं। और ये जो है पदार्थ निरंतर जैविक और जो है अजैविक घटकों में जो है परिवर्तित होते रहते हैं। और इस प्रकार जो है निर्जीव जो है वातावरण में जो है तत्व जो है जैविक घटकों का जो है नियंत्रण करते हैं। और संरचना की दृष्टि से जो है इन जैविक पदार्थों को जो है 3 भागों में बांटा गया। इनको भी इसमें आपके अकार्बनिक और कार्बनिक और जो है जलवायु, इसको जो है 3 भागों में जो है इसको भी बांटा गया है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपका दिया कि भौतिक आपका वातावरण क्या होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है भौतिक जो है वातावरण क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। भौतिक पर्यावरण क्या होता है? तो भौतिक का मतलब यह होता है कि जो है हमारे चारों ओर मौजूद वह चीज़ जिसे जो है हम देख सके, उसको हम जो है छू सके, उसको हम महसूस कर सके, तो यही आपका जो है भौतिक आपका वातावरण कहलाता है। भौतिक का मतलब यह होता है जो हमें जो है जिसको हम देख सके, आँखों से देख सके और जिसको हम छू सके, तो ये जो होता है वातावरण इसी को जो हम कहते हैं भौतिक वातावरण। ठीक है, तो इतनी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण की हम बात करें, जैसे कि जो है जैसे कि सूर्य का प्रकाश हम देख सकते हैं, और जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि होती हैं आपके खनिज तत्व वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जल आपका हो गया, सारे इसके उदाहरण है। तो भौतिक जो है पर्यावरण क्या है हम थोड़ा सा इस पर भी हम देख लेंगे। भौतिक जो है पर्यावरण से बड़ा होता है भौतिक कारकों से है, जिसमें जो है वातावरण के जो है वायुमंडलीय तत्व, सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान आदि जो है स्थल जात तत्व जैसे धरातलीय आपके स्वरूप, मृदा शैल, मिट्टी, खनिज तत्व आपके जो है जलीय तत्व, ये सारी जो है इसमें समाहित हो जो है यही से जो है सम्मिलित किए जाते हैं। और इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो है प्राकृतिक वातावरण के तत्व हो सकते हैं, और जो है प्राकृतिक जो है वातावरण की जो है प्रक्रियाओं के तत्व हो सकते हैं, और प्राकृतिक जो है वातावरण की जो है शक्तियों में जो है विभाजित किया जा सकता है। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्राकृतिक वातावरण के तत्व ये माने जा सकते हैं, और प्राकृतिक जो है वातावरण की जो है प्रक्रियाओं के तत्व माने जा सकते हैं, और प्राकृतिक वातावरण की जो है शक्तियों में जो इसको विभाजित किया जा सकता है। तीनों में इसको विभाजित किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो वे समस्त कारक जो है समेकित रूप से जो है भौतिक जो है वातावरण या फिर पर्यावरण का जो है निर्माण करते हैं, नहीं जिसको हम छू सके वही आपके जो है भौतिक जो है पर्यावरण कहलाते हैं। जिसको हम कह सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वे जो है हमारे चारों ओर वे सभी चीज़ें मौजूद हों, जैसे कि वे मौजूद चीज़ें जिसको हम छू सके, महसूस कर सके, या फिर जिसको हम देख सके, और जिसमें जो है वायुमंडल जैसे कि जल आपका भूमि शामिल होती है। और भौतिक जो आपका पर्यावरण जो है लगातार जो है बदलते और जो है ये विकसित होते रहते हैं। और इसकी जो है गतिशील कह सकते हैं, एक गतिशील प्रणाली या फिर कह सकते हैं सिस्टम एक होता है। तो ये गतिशील प्रक्रिया भी है जो हमेशा चलती रहती है। तो इतनी है आपको परिभाषा लिखना है बस। अगला देखिएगा, सांस्कृतिक आपका जो है पर्यावरण आपका क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सांस्कृतिक यदि हम पर्यावरण की हम बात करें तो ये होता क्या है, या जो है यानी वह परिवेश, सांस्कृतिक पर्यावरण की हम बात करें तो वह परिवेश जिसमें जो है समाज रहता है, यानी वह परिवेश यानी वह समाज या फिर वह परिवेश जिसमें समाज रहता है, और जो है जिसमें सांस्कृतिक प्रथाएं यानी जो आपके पर्व होते हैं, जो आपके त्यौहार होते हैं, उसके अनुकूलन पर जो है सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, हाँ सामाजिक आपकी आर्थिक और तकनीकी और जो है प्राकृतिक कारणों का जो है प्रभाव होता है। तो यही आपका जो है सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व कहलाते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी परिभाषा भी नहीं है यानी। तो ये क्या होता है, यानी जो है वह परिवेश जिसमें जो है समाज रहता है, और जिसमें जो है आपके सांस्कृतिक प्रथाओं और जो है
अनुकूलन पर जो है सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी और जो है प्राकृतिक जो है कारणों का एक प्रभाव पड़ता है, इसका एक इफेक्ट पड़ता है। तो यही आपका जो है सांस्कृतिक आपका जो है पर्यावरण आपका कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला देखिएगा कि जो है पारिस्थितिकी जो है संतुलन क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी जो है ये संतुलन आपका होता क्या है। तो इसकी हम बात करें तो जो आपका पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है, ये जो है प्राकृतिक वातावरण में जो है या फिर पर्यावरण में जो है सभी जो है घटकों को जो है अपने मौलिक स्वरूप, उसके गुण धर्म व जो है अनुपात में रहे जो है बसे रहने की जो है स्थिति आपकी पारिस्थितिकी जो है संतुलन कहलाती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका जो प्राकृतिक जो आपका जो इन्वायरमेंट होता है, जो पर्यावरण आपका होता है, इसमें जो सभी घटक होते हैं उसके जो है कुछ मौलिक स्वरूप होते हैं, उसके कुछ मौलिक गुण होते हैं। इसका जो अनुपात होता है अपने यानी जितने मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है कि वह उसी जो है अनुपात में जो है बने रहने की स्थिति जो होती है, तो वही आपकी जो पारिस्थितिकी जो है संतुलन कहलाती है। जो उसका जो अनुपात विद्यमान रहता है आपके पर्यावरण में, तो यही इसका जो अनुपात होता है, यही आपका पारिस्थितिकी जो है संतुलन कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। और जो है जब तक इसमें जो है बाह्य संतुलन ना हो, तो संतुलन की जो है दशा जो है ये बनी रहती है। और प्राकृतिक और जो है मानवीय कारणों से जो है किसी घटक में के जो अनुपात या जो है गुणवत्ता में यानी ह्रास का मतलब होता है उसमें कमी होने पर स्वचालित जो है प्राकृतिक जो है क्रियाविधि में जो है बाधा उत्पन्न होती है, एवं जो है आपका पारिस्थितिकी जो है संतुलन बिगड़ जाता है। आज जो है पारिस्थितिकी असंतुलन जो है मानव द्वारा जो है प्राकृतिक में जो है किए गए अत्यधिक जो है हस्तक्षेप का जो है परिणाम है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है, यदि इसमें जो है मानव हस्तक्षेप ना करे, अपनी रोल इसमें ना निभाए, तो ये जो है हमेशा यह बना रहेगा, इसका जो संतुलन बना रहेगा उसके स्वरूप के, उसके गुण धर्म की। तो यदि इसमें मानव जो है कोई भी हस्तक्षेप ना करे, तो इसका जो संतुलन है, इसका जो कह सकते हो अनुपात है जिसकी उसकी गुणवत्ता का, इसके गुणधर्म के, तो ये हमेशा जो है आपका पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो मानव अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इसके जो प्राकृतिक यानी जो है आपका जो है पर्यावरण के साथ जो है खिलवाड़ कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए इसके जो संतुलन को जो होता अनबैलेंस कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक इसको नुकसान पहुंचाती है, जो है क्षति पहुंचाती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा बस। अब अगला देखिएगा आपका पर्यावरण जो है प्रबंधन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में जो है हम देखेंगे कि पर्यावरण आपका जो है प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, यानी मैनेजमेंट, यानी किसी के जो है पर्यावरण के बारे में व्यवस्था करना उसकी। तो पर्यावरण प्रबंधन का मतलब क्या होता है, आधुनिक जो है मानव समाज के पर्यावरण के साथ जो है संपर्क और उस पर जो है पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसको प्रबंधन करना, यही आपका जो है पर्यावरण आपका जो है प्रबंधन कहलाता है। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है कि पर्यावरण प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है वो मानव जीवन की जो है गुणवत्ता में सुधार करना जो इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो यहाँ से बहुत सारी इसकी परिभाषा दी हमारे जो कि भूगोलवेत्ताओं ने। यहाँ से जो है आपके सविंद्र सिंह ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि आपके भूपटल यानी जो पृथ्वी की जो पटल है, इस पर जो है स्वस्थ जीवन की जो है वृद्धि के लिए जो है पर्यावरण जो है गुणवत्ता को जो है कायम रखना ही जो है पर्यावरण आपका जो है प्रबंधन कहलाता है। कहना मतलब इनके यही है कि जो आपकी भूपटल है जिस पर हम सभी मनुष्य रहते हैं, हमारा जीवन व्यतीत होता है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारा जो है लंबे दीर्घायु तक जीवन जीने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी गुणवत्ता में एक सुधार कायम रखने के लिए, हमेशा के लिए, तो यही आपका जो है पर्यावरण आपका प्रबंधन कहलाता है, पर्यावरण आपका मैनेजमेंट कहलाता है। ये परिभाषा बहुत ही अच्छी दी हुई है हमारे जो कि सविंद्र सिंह ने दी है, डॉक्टर सविंद्र सिंह ने। तो ये परिभाषा आपको रट लेना है। और भी परिभाषा दी जैसे कि जो है डेनिस ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण जो है प्रबंधन की जो है संकल्पना समानता जो है ऐसे पर्यावरण मॉडल से संबंधित है जो यह सुनिश्चित करता है कि जो है पूंजी, वार्षिक कृषि निवेश तथा जो है भूमि विकास में वृद्धि के साथ जो है खाद्य पदार्थों की जो है आपूर्ति में भी जो है वृद्धि होगी। परंतु दूसरी ओर जो है पर्यावरण आपका प्रबंधन तथा जो है मॉडल इन जो है सभी कारकों की जो है महत्वपूर्ण जो है सीमिताओं, जो इसकी सीमिताएं होती, जो लिमिट इसकी होती, इसकी सीमिताओं में जो आने वाली जो चुनौतियां होती हैं उसकी समस्याओं के जो है निवारण पर की जो है नीतियाँ को जो है समाहित करना, यही रखना है आपको, यही आपका जो है आपका पर्यावरण आपका प्रबंधन कहलाता है। तो पर्यावरण प्रबंधन का लक्ष्य यही रहता है कि पर्यावरण को जो है उसकी जो है गुणवत्ता को उसमें सुधार किया जाए, जिससे जो है क्योंकि पर्यावरण के द्वारा ही कह सकते हो मानव का जीवन जो है स्वस्थ रहता है को
बिना पर्यावरण के जो है मानव के जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना अच्छा हमारा जो है वातावरण रहेगा, हमारा पर्यावरण रहेगा, उतनी ही अच्छी जो है हमारी जो है स्वास्थ्य रहेगा, हमारे जो है लंबी दीर्घायु रहेगी। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण प्रबंधन की आपको पहली वाली डिफिनेशन आपको तैयार करना है, सगेन जो कि सबिन सिंह ने दी है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे कि पर्यावरण की जो है प्रबंधन की संकल्पना क्या है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो है पर्यावरण आपका जो प्रबंधन की संकल्पना क्या है। तो इसकी संकल्पना आपके जैसे कि मैंने आपके पहले ही आपको बताया है कि पर्यावरण प्रबंधन होता क्या है। इसमें जो है भूपटल पर जो है जो स्वास्थ्य जीवन की वृद्धि के लिए जो है पर्यावरण की जो गुणवत्ता को जो है उसको कायम रखना ही जो है उसका प्रबंधन करना, यही आपका जो है पर्यावरण आपका प्रबंधन कहलाता है। तो अब वही चीज़ इसमें भी आपको लिख देना है, कोई ज़्यादा विशेष चेंजेस रहेंगे नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको हम देखेंगे इसका जो है यहाँ से इसका अर्थ क्या रहेगा। तो इसमें जो है पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना जो है मानव जो है प्रकृति के मध्य जो है ये जो है संतुलन सामंजस्य से जो है संबंधित है, और जिससे जो है जिसके अंतर्गत जो है भूमि आपकी मिट्टी, वायु, वनस्पत, जंगल, जीव जंतुओं और जो है खनिज संसाधनों की अधिकता जो है संभव कुशल जो है व्यवस्था सम्मिलित इसमें होती है। यही कारण है कि जो है पर्यावरण प्रबंधन तथा जो है प्राकृतिक जो है संसाधनों का जो है प्रबंधन एक दूसरे के जो है पर्यायी हैं, यानी पर्यायवाची हैं। और जो है पर्यावरण जो है प्रबंधन की जो है मुख्य संकल्पना जो है ये पारिस्थितिकी जो है तंत्र जो होता है उसी से जो है उसकी का जो है प्रबंधन करना, यही आपका जो है पर्यावरण आपका जो है प्रबंधन कहलाता है। तो इतनी आपको जो है परिभाषा पूछेगा एग्जाम में तो लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा वातावरण जो है नियोजन आपका क्या होता है, या फिर जो है वातावरण आपका जो है प्रबंधन। तो वातावरण नियोजन और प्रबंधन एक ही चीज़ होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो वातावरण जो है नियोजन क्या होता है, इसका मतलब होता है जो है मानव विकास और जो है निर्माण की परियोजनाओं की जो है ऐसी योजना बनाना जो व्यवहारिक होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी जो है एक जो है संधारणीय हो, उसके लिए भी जो है लाभदायक हो। तो यही आपका जो है वातावरण आपका नियोजन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा बहुत सारे हमारे जो है भूगोलवेत्ताओं ने दी है, और इसकी परिभाषा जो है जो कि ऐसे लिखा भी हुआ है कि जो है आपका वातावरण जो है नियोजन का तात्पर्य जो है समुचित आपका संसाधन उपयोग और जो है संसाधन जो है प्रबंधन से होता है। और जो है यहाँ से जो है आपके टीएन आपके जो है सुखू ने इसकी परिभाषा लिखी, उन्होंने कहा है कि वातावरण नियोजन का केंद्रीय विषय प्राकृतिक एवं जो है पारिस्थितिकी वातावरण पर जो है मानव कार्यक्रम का जो है दबाव घटाना अथवा जो है न्यूनतम करना, यह जो है वातावरण में जो है निहित संसाधनों का जो है अधिक उपयोग, अवांछनीय उपयोग एवं जो है दुरुपयोग ना करने का प्रयास, यही आपका जो है वातावरण आपका नियोजन कहलाता है। मतलब कि यही होता है कि वातावरण यानी जो पर्यावरण होता है इसका नियोजन करना, इसका प्रबंधन करना, इसको बचाना, तो यही आपका जो है वातावरण आपका नियोजन कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। मतलब जो है वातावरण के पर जो यानी लोगों को जागरूक करना, ये भी इसका प्रमुख कार्य रहता है। तो ये भी आपको जो है इसके अंतर्गत आपको बना बना कर आपको लिखना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा पर्यावरणीय आपके जो है अवनयन क्या होता है, जिसको जो है पर्यावरणीय हम निम्नीकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में निम्नीकरण वाला पिछले साल भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, तो ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसने वाला है, चाहे 100 नोट में क्यों ना मिले। तो ये निम्नीकरण होता क्या है, तो निम्नीकरण ये होता है, मान लो आपका जो पर्यावरण होता है ये दूषित हो जाए, जैसे कि सभी को बताओगे पर्यावरण जो दूषित होता है इसमें आपके जैसे कि जल पर आपका जो है प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, और आपकी जो है मृदा प्रदूषण होता है। तो इन्हीं सभी की जो गुणवत्ता जो होती है, जैसा कि आपका चाहे जल की हो गुणवत्ता, चाहे आपकी वायु की पर्यावरण में मौजूद चाहे वायु की जो इसकी गुणवत्ता हो, या फिर पर्यावरण में मौजूद जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता हो, तो इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी जो गुणवत्ता होती है, जिससे जो कह सकते हैं इससे पेड़ पौधे का जीवन उस पर मिट्टी में जैसे विकास होता है, जैसे कि हमारा जो जल होता है जिससे मानव भी पीता है और जो है जीव जंतु भी पीते हैं, जिससे कि मानव का जीवन संभव होता है। जैसे कि वायु प्रदूषण यानी वायु के द्वारा जो है सभी के सांसें इसी में समाहित हैं। तो जब इन तीनों में इसकी जो गुणवत्ता में यदि कोई कमी आ जाए या फिर इसकी गुणवत्ता खराब हो जाए, तो इसी को जो है हम निम्नीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, निम्नीकरण कहेंगे। यानी जो है वातावरण के जो है दूषित होने की वजह से जल, वायु और जो है मिट्टी जैसे संसाधनों की जो है गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो इसी को जो है हम पर्यावरणीय निम्नीकरण कहते हैं या फिर जो है अवनयन कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है बस, ठीक है। तो इससे जो है बहुत सारे नुकसान भी होते हैं निम्नीकरण से, जैसे कि आपके इससे जो है पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है इसका जो विनाश होता है, और जो है एक जो है निवास स्थान का भी विनाश होता है, और यानी जो वन्य जीव होते हैं इसकी भी जो प्रजातियां होती है ये भी विलुप्त हो जाती है, और मानव स्वास्थ्य को ये नुकसान बहुत पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए
और सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ये निम्नीकरण की प्रक्रिया बहुत ही नुकसानदायक है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये होता है, ये आपके जो वातावरण जो होता है, आपका एटमॉस्फेयर होता है, इसमें जो दूषित होने की वजह से, इसको दूषित होने की वजह से जैसे कि आपका जल परिवर्तन, जैसे कि प्रदूषण होता है, ठीक है, जल की जो क्वालिटी में जो है इसकी क्वालिटी खराब हो जाए, इसकी गुणवत्ता खराब हो जाए, वायु की गुणवत्ता खराब हो जाए, मृदा की जो है गुणवत्ता खराब हो जाए, तो यही आपका जो है पर्यावरणीय आपके निम्नीकरण कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा जो है आपको लिख देना है। यहाँ से इसकी परिभाषा भी यहाँ से लिखी हुई है, जैसा कि यहाँ से परिभाषा दी हुई है कि पर्यावरणीय जो है अवनयन वह अवस्था है जिसमें जो है पर्यावरण और जो है भौतिक संगठनों के जो है जैविक प्रक्रिया विशेषता मानव की जो है क्रियाओं द्वारा इसी सीमा का जो है ह्रास हो जाता है, और इसे जो है पर्यावरणीय स्वतः नियामक क्रिया द्वारा जो है ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके जो है परिणाम स्वरूप जो है जीव जंतुओं और जो वनस्पतियों पर जो है इसका प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ता है। तो वही परिभाषा जैसे कि मैंने आपको बताया था, वही परिभाषा इसमें भी दी हुई है। मैंने इसीलिए मैं आपको साधारण शब्दों में जो है बताने का प्रयास भी करता हूँ, क्योंकि साधारण शब्द आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी फीड हो जाएंगे, या थ्योरी आपके पढ़ने में दिमाग में फीड कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा सरल करके बताने का प्रयास करता हूँ। अब देखिएगा पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है। तो पर्यावरणीय शिक्षा जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जाती है, जिसमें हम पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। तो वही आपकी पर्यावरण शिक्षा होती है कि पर्यावरण को हम कैसे बचाया जाए, उसका जो है मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको कैसे जो है सुरक्षित रखा जाए, उसको दूषित ना किया जाए, कैसे उसको मैनेजमेंट किया जाए। तो यही आपका होती है आपका पर्यावरण सुरक्षा यानी शिक्षा होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा का मतलब होता है कि लोगों को जो है पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी देना। तो पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, सुन लो एक बार, बस आप बनाकर भी लिख दोगे। तो पर्यावरण जो शिक्षा होती है, इसमें जो है लोगों को जो है पर्यावरण के जो है से जुड़े जो इसके जो मुद्दे होते हैं, इसके बारे में जानकारी दिया जाता है, और जो है उन्हें जो पर्यावरण को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है इसको सुझाव दिए जाते हैं, उसकी कार्यवाही जो है करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है कि कैसे जो है पर्यावरण को बचाया जाता है, ये कहीं अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसकी जानकारी दी जाती है इसी के माध्यम से। तो यही आपकी जो है पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। तो पर्यावरण की शिक्षा का मकसद जो होता है, ये होता है लोगों की जो है समस्याओं को जो है समझने, यानी जो लोग होते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यावरण जो होता है उसकी समस्याओं को समझाना लोगों को, और जो है उसे जो है हल करने के लिए जो है ज़रूरी ज्ञान देना, और उसको जो है प्रशिक्षण देना, यही आपका जो है पर्यावरण आपका शिक्षा कहलाती है। और पर्यावरण शिक्षा से जो है लोगों के जो है पर्यावरणीय मुद्दों की जो है गहरी समझ विकसित होती है, और वे जो है सूचित और जो है जिम्मेदार फैसले लेने में जो है समक्ष भी जो है ये इसमें जो है सामर्थ्य भी हो जाते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा बहुत ही कह सकते हो जरूरी भी होती है, सभी को देना चलेगा। इसलिए आपको परिभाषा लिख देना है, ज़्यादा कोई विशेष कठिन इसकी परिभाषा भी नहीं है। अब अगला देखिएगा कि आपका जैव विविधता क्या है, जिसको हम जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की 100% की गारंटी है। तो जैव विविधता क्या होती है कि पृथ्वी पर जो है जीवन की जो है विविधता, यानी पृथ्वी पर जो जीवन की जो विविधता और उसकी जो परिवर्तनशील जो होती है इसमें, ठीक है, जो पृथ्वी और जो है उसकी जो विविधता और जो परिवर्तनशीलता जो होती है उसमें परिवर्तनशील जो होता रहता है, तो ये आपकी जो है जैव विविधता कहलाती है। और यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है कि किसी जो है प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक जो प्रदेश होता है उसमें जो है आपकी जो है जंगली और जो पालतू जो जीवों और पादपों की जो प्रजातियाँ की जो बहुलता होती है, उसकी जो अधिकता होती है, तो यही आपकी जो है जैव विविधता आपकी कहलाती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। और जैव विविधता से जो है तात्पर्य जैवमंडल में पाए जाने वाले जो है जीव जंतु, पादप और जो है सूक्ष्म जीवों के मध्य जो है आनुवांशिक जातिगत परिस्थिति जो है स्तर में पाए जाने वाली जो विविधता से है। अर्थात जो है जैव विविधता से प्राय जो है सजीव, यानी जो है जिसमें जीव पाया जाता हो, जिसमें जो है वनस्पति एवं जो प्राणियों में पाए जाने वाले जो है जातीय भेद यानी भेद से है। और किसी क्षेत्र में जो है विशेष में जो है पाई जाने वाली प्रजातियों की जो है जातियों की संख्या व पादप का जो है उस क्षेत्र का जो है उस जो पादप का वह क्षेत्र जो होता है, इसे जो है हम जैव विविधता कहते हैं। अभी यही जो है क्षेत्र होता है जैव विविधता को जो है दर्शाता है, इंडिकेट करता है। और जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो है संचालन के लिए जैव विविधता का जो है बने रहना बहुत ही आवश्यक होता है। जैव विविधता शब्द जो है सर्वप्रथम आपके जो है वैज्ञानिक आपके जो ईओ विल्सन ने जो है 1986 ईस्वी में जो है इसका शब्द का प्रतिपादन किया। और जैव विविधता पर जो है अमेरिकन फोरम के लिए जो है एक प्रस्तुत प्रतिवेदन में जो है उन्होंने जो है राष्ट्रीय
संसाधन जो है जो कि परिषद को जो है जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो है जगह जैव विविधता शब्द का जो है जो इन्होंने सुझाव दिया था, और तभी से जो है शब्द का संकल्पना के रूप में जो है जैव विविधता का जो है कह सकते हो, और का जो है विस्तृत रूप में जो है इसका जो है गहन अध्ययन किया गया, इसी के बारे में जो है जानकारी दी गई। तो जैव विविधता क्या होती है, यानी जो है किसी जो है प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जो जंगली जो प्रजाति होती है और जो है पालतू जो जीव जंतु होते हैं, इसमें जो है विविध प्रजातियां पाई जाती है, इसमें कुछ जातियां पाई जाती किस जो यानी कुछ इसमें उसकी बहुलता जो होती है जातियों का, तो यही आपका जो है बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है, ज़्यादा कोई कठिन शब्द नहीं है। अगला देखो, एच लक्ष्य क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एच टारगेट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जो है पिछले साल आपके साथ पूछा गया था, तो इसको भी हम देखेंगे कि एच आपका जो है ये लक्ष्य होता क्या है। चलेगा, एच लक्ष्य की हम बात करें तो चलेगा, तो एच लक्ष्य की हम बात करें तो इसका जो है एच लक्ष्य जो होता है ये जो है ये जैव विविधता के जो है संरक्षण के लिए जो है एक 10 वर्षीय जो है रणनीति बनाई गई थी, और यह जो है यही जो है एच लक्ष्यों के नाम से जानी जाती है। तो जैव विविधता जो है जो बायोडाइवर्सिटी है, तो इसके संरक्षण के लिए, इसको बचाने के लिए जो एक 10 वर्षीय जो है एक रणनीति बनाई गई थी, तो इसी ही जो है हम एच जो है टारगेट कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी बस। और इसी जो है एच लक्ष्य के नाम से जो है जान देने के पीछे एक कारण भी था कि जो है एची जो है जापान का जो है प्रीफेक्चर प्रांत है, जिसकी राजधानी जो है नगोया है, और एची जो है लक्ष्यों के रूप में जो है मुख्य रूप से जो है इसमें जो है आपके जो है 20 आपके जो है लक्ष्यों को जो इसमें जो है सम्मिलित किया गया था, और जो है रणनीति की दृष्टि से जो इन्हें जो है 5 भागों में जो है बांटा गया था। इसके जो है 5 शीर्षक के यहाँ से दिए हुए हैं, जैसे कि जो है इसमें जैव विविधता के जो है 6 के कारण इसमें इसका पहला हो गया शीर्षक, और जैव विविधता को जो है दबाव में इसके कमी, और जो है सभी स्तरों पर जो है जैव विविधता की जो है संरक्षा, और जैव विविधता के जो है प्रति लाभों का बढ़ाना, और जो है जैव विविधता के जो है क्षेत्र में जो है क्षमता निर्माण की प्राप्ति। तो ये सारे इसके जो है टारगेट थे, इसके लक्ष्य थे। अगला देखो कि जो है भूमंडलीय जो है तापन क्या होता है, जिसको हम ऊष्मन कहते हैं। ठीक है, भूमंडलीय तापन या फिर ऊष्मन एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्या होता है, यानी जो है भूमंडलीय तापमान से अभिप्राय होता है भूमंडलीय पर जो है बढ़ते हुए तापक्रम, यानी जो है भूमंडलीय तापमान का मतलब क्या होता है, जो आपका पृथ्वी होता है, जो भूमंडल होता है, इसका तापमान जो बढ़ जाता है, इसकी तापमान में जो इंक्रीजिंग होती है, जो वृद्धि होती है, इसी को जो है भूमंडलीय तापमान कहते हैं। और भूमंडलीय जो है जो ये जो होती है तापमान होती है, आज जो है विश्व की एक कह सकते हो महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। जो इसका जो तापमान बढ़ रहा है भूमंडल का, तो ये एक जो है विश्व भर की एक बहुत ही चिंता का विषय बना है। और भूमंडलीय जो है कह सकते हो जिसको तापन के कारण जो है संपूर्ण पृथ्वी की जो है जलवायु में जो है परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो इसके कारण जो है पृथ्वी में बहुत सारे जो है परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो इतने जो है आपको इसकी परिभाषा लिख देना है। भूमंडलीय तापन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये भूमंडलीय तापन या फिर जो है आपका जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये दोनों चीज़ एक ही होती हैं, कोई भी मिस्टेकिंग आपको नहीं करना है। ग्लोबल वार्मिंग पूछ ले या फिर जो है आपका जो है भूमंडलीय तापन, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये जो है पृथ्वी के जो है औसत तापमान में वृद्धि होना, यही आपका जो है भूमंडलीय तापन या फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दोनों चीज़ एक ही होती है, दोनों की डेफिनेशन सेम ही रहती है। और जो है यह जो है पृथ्वी की सतह पर हवा और जो है समुद्र के जो है औसत तापमान में जो है में जो जो बढ़ोतरी होती है, इसी को जो है हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता है। इसके बहुत सारे कारण है, इसके इसके तापमान बढ़ने के, भूमंडलीय तापन के एग्जाम में कारण भी पूछ सकता है। तो इसके हम कारण की बात कर ले तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है अन्य जैसे कि ग्रीन हाउस गैसें की मात्रा जो है बढ़ने से जो है ये ग्रीन हाउस जो है प्रभाव जो है बढ़ता है। इसी कारण जो है ये जो है जिसको हम भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसकी जो है इसकी गर्मी जो है भूमंडल में बढ़ती जाती है। और जो है वनो उन्मूलन, यानी जो है आजकल क्या है कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है वनों को काट रहा है, खेती कर रहा है या फिर कुछ रास्तों के लिए प्रयोग कर रहा है। तो वन उन्मूलन भी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वन यदि काटे जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी पर गर्मी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसका ये भी कारण है वन उन्मूलन। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम देखें तो जैसे कि औद्योगिक क्रियाओं में से जो है ग्रीन हाउस गैसों की जो है मात्रा बढ़ती है। जो औद्योगिक आपके जो इंडस्ट्रियल जो कारखाने वगैरह होते हैं, तो इससे भी जो है एक भूमंडलीय तापन जो है तापन बढ़ता है।
और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपके जो जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल, जो प्राकृतिक गैसें जो कि जलने से जो है वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अन्य जैसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, और जिससे जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भूमंडलीय तापमान में जो है वृद्धि में जो है सहायक होती हैं। तो इतनी आपको जो है आपके इसके कारण भी लिख देना है। अगला देखिएगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि मरुस्थलीकरण क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है 100% आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मरुस्थलीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो कि मरुस्थलीकरण जो होता है उपजाऊ भूमि का जो है मरुस्थलीय भूमि में जो है परिवर्तित हो जाना। यानी कोई उपजाऊ भूमि है जिसमें जो है खेती हो रही थी, पेड़ पौधे उग रहे थे, और उसी का अचानक से मरुस्थलीय रूप यानी भूमि हो जाना, जिसमें जो है मरुस्थलीय रूप का मतलब होता है जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं सम्मिलित होते हैं। ये मरुस्थलीय जो भूमि होती है अधिकतर रेगिस्तान में पाई जाती है, यहाँ पर कोई भी जो है खेती करना संभव नहीं होता है और ना ही कोई वहाँ पर पेड़ उगते हैं, ऐसी भूमि ही होती है। तो ऐसी भूमि यानी उपजाऊ भूमि का जो है मरुस्थलीय भूमि में परिवर्तित हो जाना, यही आपका जो है मरुस्थलीकरण कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए। और ये जो होती है, हाँ, तो इतनी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो मरुस्थलीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें जो है शुष्क और जो है अर्ध शुष्क भूमि जैसे कि घास के मैदान या फिर जो है झाड़ीदार भूमि या फिर जो है रेगिस्तान या फिर जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसी भूमि जिसमें जो है खेती होती थी, घास उगती थी, उसका अचानक से यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाना, यानी मरुस्थली यानी मरुस्थल में बदल जाना, जिसमें कोई भी खेती ना होती हो, कोई भी जो है पेड़ ना उगता हो, तो ये आपका मरुस्थलीकरण कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको तैयार होनी चाहिए। तो मरुस्थलीकरण की जो है बहुत सारे इसके जो है कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों इसके कारण शामिल हैं, जैसा कि जलवायु परिवर्तन जो है, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और जो है अवाहनीय जो कृषि पद्धतियाँ जो है, जल संसाधनों का जो है अधिकतर दोहन, तो ये सारे इसके कारण है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको जो है लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। चलेगा, अगला हम देखेंगे। यहाँ से परिभाषा और भी थोड़ी यहाँ से दी हुई है कि जो है मरुस्थलीकरण जो है से तात्पर्य जो है उन सभी जो है प्रक्रमों के जो है सामूहिक प्रभाव से है, जिसके अंतर्गत जो है हमें एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो है मूलभूत परिवर्तन इसमें आ जाता है, और जो है जिसमें जो है अमरुस्थलीय क्षेत्र में जो है मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है। यानी अमरुस्थलीय क्षेत्र मतलब होता है जहाँ पर भूमि उपजाऊ है, जहाँ पर खेती वगैरह या फिर घास उगने होगी है योग्य है, तो वही भूमि यदि मरुस्थलीय का रूप धारण कर ले तो ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो ज़्यादा कोई कठिन शब्द है नहीं। अगला देखिएगा कि जो है कार्बन चक्र क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि कार्बन चक्र ये होता क्या है। तो कार्बन चक्र जो होता है ये जो है ये बताता है कि जो है कार्बन जो है वायुमंडल, मिट्टी, जीवित प्राणियों और जो है महासागर और जो है मानव संसाधनों के बीच जो है किस प्रकार जो है ये गति कर रहा है, तो यही है इसकी गति को बताता है। तो जो जो कार्बन चक्र होता है ये आपके रासायनिक एक चक्र होता है, जिसके द्वारा जो है कार्बन का जो है जीवमंडल, स्थल मंडल और जो है मृदा मंडल और जो है जल मंडल और जो है पृथ्वी की जो है वायुमंडल के साथ इसका विनिमय होता है। और यह जो है पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण जो है चक्रों में से एक है। और जो है जीवमंडल और जो है उसके समस्त जीवों के जो है साथ जो है कार्बन के जो है आपका पुनर्निर्वणीकरण जो है और पुनः उपयोग को जो है अनुमति देता है। तो यही आपका जो है कार्बन चक्र होता है। तो इतनी परिभाषा तैयार करना है। भूमि जो है अवनयन क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवनयन जैसे कि मैंने आपको पहले ही आपको बताया था कि ऐसी भूमि जिसकी जो है यानी जब भूमि की गुणवत्ता जो है खराब होने लगी, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए, तो ही आपकी जो है आपकी कहलाती है भूमि अवनयन। यानी जो है आपकी वह यानी भूमि अवनयन जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो भूमि होती है, जो कृषि करने वाली जो भूमि होती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, वह खेती करने वाली योग्य जमीन नहीं बचती है, उस पर खेती नहीं उग सकती है। तो यही आपकी जो कहलाती है भूमि अवनयन कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से परिभाषा लिखी भी हुई है कि भूमि अवनयन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें जो है भूमि खेती के अयोग्य बनती है। अयोग्य मतलब क्या होता है, जो खेती की योग्य नहीं हो बचती है, तो यही आपका जो है भूमि अवनयन कहलाती है। इतनी परिभाषा लिख देना है, कोई ज़्यादा कठिन शब्द भी नहीं है, ठीक है।
चलेगा। इसके एकदम थोड़ा सा बड़ी परिभाषा की बात करें तो जब भूमि की गुणवत्ता जो है घटने लगती है और इसकी उपयोगिता जो है कम होने लगती है और जो है उसकी उत्पादन क्षमता में जो है कमी आती है, यानी जब जो कोई भूमि है उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए, जो आपने फसल लगाया उसमें धीरे धीरे कमी आने लगे, फसल ना पैदा हो, तो धीरे धीरे जो है एक कहीं ना कहीं बंजर का एक जो है उपजाऊ भूमि में जो है कमी आने के कारण वहाँ पर कोई खेती वेती संभव ना हो पाए, तो वही आपकी जो है भूमि अवनयन कहलाएगी। तो इतनी परिभाषा लिखना है आपको। तो इसके जो है भूमि निम्नीकरण के जो है इसके बहुत सारे इसके जिम्मेदार तत्व हैं। भूमि निम्नीकरण भी अवनयन दोनों एक ही चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था। निम्नीकरण और अवनयन इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, तो दोनों एक ही चीज़ है। इसके बहुत सारे इसके तत्व हैं इसके होने के, जैसे कि खनन। खनन क्या होता है, आजकल ये खदान जैसे कि आपने सुना होगा, तो खदान क्या करता है कि ऊपर की जो अच्छी मिट्टी है उसको खोद ले गए, कहीं पर उसको पाटने के लिए ले गए। तो अब अच्छी मिट्टी यदि जो है गुणवत्ता वाले अच्छे तत्व वाले जिस पर आप खेती करते हो, आप मान लो आप खेती करते हो कि जो है आपके करीब करीब जो है मान लो 1 फीट या फिर जो करीब 1 ही फीट या फिर कह सकते हो हाफ फीट ही जो है आपकी उपजाऊ मिट्टी आपके खेत में होगी। यदि उसको आप उठाकर कहीं दूसरे या कुछ पाट लो फिर जाकर बेच दो उसकी ऊपरी परत 1 यानी फीट तक, तो उसमें आप खेती करोगे तो उतनी अच्छी खेती नहीं होगी। तो यही चीज़ होती है कि खनन भी इसका एक बहुत जिम्मेदार तत्व है। और जैसे कि अति पशु चारण, यानी जो अधिक से अधिक जब पशु चरते हैं तो इससे भी जो है कहीं ना कहीं जो है भूमि जो है अवनयन होता है। ठीक है, इसमें जो है खेती करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये सारे इसके कारण है, तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। औद्योगिकरण भी इसका बहुत सारा प्रमुख इसका तत्व रहेगा इसको प्रभावित करने का। अगला देखिएगा आपका जो है राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति जो 2006 थी, ये क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या है, तो ये जो है आपका ये भारत सरकार की जो एक नीति है जिसका मकसद था कि पर्यावरण की जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये जो पर्यावरण जो नीति थी इसका उद्देश्य यही था भारत सरकार का कि ये नीति है, क्या है, एक नीति है और इसका मकसद था कि पर्यावरण की जो है सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उसकी सुरक्षा कैसे किया जाए। तो यही एक नीति बनाई गई थी, तो इसी को जो है हम पर्यावरण जो है सुरक्षा राष्ट्रीय जो है पर्यावरण नीति कहते हैं 2006। इसके बहुत सारे उद्देश्य थे। इसका जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था और सभी जो है विकास योजनाओं में जो है पर्यावरण संबंधी चिंताओं को जो है शामिल करना, पर्यावरण का चिंतन करना, उसके कैसे उसको बचाया जाए, उसमें क्या कमी आई है तो उसको मूल्यांकन करना, उसका एनालिसिस करना, ये सब कुछ इसमें शामिल था। तो इतनी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला देखिएगा कि नामिम गंगे योजना, नमामि गंगे योजना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देखेंगे कि ये होता क्या है, ये है क्या। तो नमाम जो आपका जो है गंगे जो योजना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है आपके देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो ये भी जो है भारत सरकार के द्वारा जो है आपके जो है जून 2014 में जो है गंगा को जो है स्वच्छ और जो है पुनर्जीवित करने के लिए जो है एक जो है शुरू किया गया कार्यक्रम है। ये क्या है, ये जो है एक शुरू किया गया कार्यक्रम है और इसमें जो है इसका जो लक्ष्य था ये जो है उसके जो जो गंगा जल है, यानी जो गंगा का जो जल है उसको जो है उसका जो प्रदूषण है उसको कम करना और जो है गंगा जो है नदी का जो है संरक्षण करना। तो ये सारी इसमें जो है चीज़ें शामिल थी। इसका यही उद्देश्य ही था कि गंगा का जो है कैसे सुरक्षित किया जाए, उसको जो है उसमें जो प्रदूषण है उसके प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो सब कुछ इसका लक्ष्य यही था। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी, इतना आपको लिख देना, कोई ज़्यादा कठिन ये भी क्वेश्चन है नहीं। तो इसका जो है भारत सरकार ने जो है गंगा नदी के जो है प्रदूषण को जो है समाप्त करने और जो है नदी को जो है जो है जीवित करने के लिए जो है नार्वे गंगे नामक जो है एक एकीकृत जो है गंगा संरक्षण मिशन जो है एक जो है शुभारंभ किया था। और केंद्रीय आपका मंत्रिमंडल ने जो है नदी की सफाई के लिए जो है बजट को जो है 4 गुना जो है करते हुए 2019-2020 तक जो है नदी की सफाई पर जो है करीब करीब जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने की जो है केंद्र की जो है प्रस्तावित जो है कार्य योजना को जो है मंजूरी भी दे थी। तो कहने का मतलब यही था कि भारत सरकार का केंद्र ये कहना ये जो योजना थी भारत सरकार की, तो ये जो है गंगा को उसको जो है उसके प्रदूषण को जो है समाप्त करना था और गंगा को जो है पुनर्जीवित करके जो है उसको सुरक्षित करना है। फिर उसको जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रदूषण था उसमें उसको हटाना, उसको समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। और इसके लिए जो है बहुत सारा रुपया भी खर्च किया गया, जो कि केंद्रीय आपके मंत्रिमंडल ने जो है नदी की सफाई के लिए जो है बजट को जो है 4 गुना इसको जो है बढ़ाया पहले से। और 2019 और 20 तक जो है नदी की सफाई पर जो है करीब जो है 20 करोड़ रुपए की जो है खर्च इन्होंने
केंद्र से जो है प्रस्तावित योजना को मंजूरी दी थी। तो ये सारी योजना की गई थी गंगा को स्वच्छ करने के लिए, उसको जो है सफा करने के लिए, उसका जो प्रदूषण था। अगला देखिएगा, खाद्य जो है श्रृंखला क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो है पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो खाद्य श्रृंखला की हम बात कर लें तो जीवों के जो है बीज भोजन के जो है रूप के पदार्थ और जो है ऊर्जा के स्थानांतरण का जो क्रम होता है, तो यही आपका जो है खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो ये क्या होता है, खाद्य श्रृंखला जो होता है जो है विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का जो एक क्रम है, जिसके द्वारा जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा प्रवाह होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो है खाद्य श्रृंखला का जो है विचार लिंडमैन ने जो है, जो कि 1942 ईस्वी में जो है प्रस्तुत किया था। उन्होंने जो है हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो है भोजन का निर्माण करते हैं, और जिसका जो है उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं। उसके बाद जो है उसको जो है शाकाहारी जीव खाते हैं। इसके बाद क्या होता है, शाकाहारी जीव को जो है मांसाहारी जीव खाते हैं। तो ये जो एक क्रम चलता रहता है, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक आपके जो उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो है भोजन के रूप में जो इसका उपयोग करते हैं, यानी द्वितीय उपभोक्ताओं का। तो ये जो श्रृंखला एक बनता है, तो यही आपका जो है खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, चलेगा अगला हम देखेंगे, यानी खाद्य श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जो है जैसे कि जो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन अपना बनाते हैं। तो इनको जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो इनको खाकर जो है आपके जो है जो शाकाहारी जो जीव होते हैं इनको खाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ताओं जो है उनको खाकर उपभोक्ता हुए होते हैं। उसके बाद जो दो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनको जो खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जिसको हम मांसाहारी कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले जो है तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये जो भोजन का जो एक क्रम चलता रहता है, तो यही जो ये श्रृंखला होता है भोजन की क्रम की, तो यही आपका जो है खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है बस। भूस्खलन क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो भूस्खलन क्या होता है, तो इसके बारे में भी जो हम देखेंगे कि भूस्खलन जो है ये होता क्या है। तो भूस्खलन जो है एक जो है भूवैज्ञानिक घटना है, इसमें जो है धरातलीय जो है हलचलें जैसे कि पत्थर खिसकना या फिर जो है गिरना, जो है पथरीली जो है मिट्टी का बहाव इत्यादि जो है इसके अंदर शामिल है। तो भूस्खलन जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें जो है चट्टान के छोटे छोटे जो है पत्थरों के जो है गिरने से लेकर जो है अधिक मात्रा में जो है पत्थरों का टूटना, मिट्टी का बहाव आदि इसमें शामिल है। इसका जो विस्तार है कई किलोमीटर दूर तक जो है हो सकता है। और मानव गतिविधियाँ जैसे कि जो है पेड़ों और जो है वनस्पतियों के जो है हटाने, सड़क किनारे जो है खड़ी चट्टान के जो है काटने, और जो है पानी के जो है पाइपों में जो है रिसाव, या जो है पहाड़ी क्षेत्र में जो है निर्वनीकरण तथा जो है भारी वर्षा से जो है भूस्खलन जो है हो सकता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि हरितगृह प्रभाव क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हरितगृह जो प्रभाव होता है इसको जो है ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इसको प्रभाव भी कहते हैं। हरितगृह जो प्रभाव होता है इसको जो है हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। ये भी आपको याद करना है, दोनों चीज़ एक ही होती हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से जो प्रभाव होता है वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है अन्य गैसों की मात्रा में जो है वृद्धि के कारण जो है तापमान में होने वाली जो वृद्धि होती है, इसी को जो है हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में आपकी होती है और अन्य बहुत सारी गैसें हैं जिसकी मात्रा में वृद्धि होने के कारण जो तापमान आपका होता है वातावरण का, इसमें वृद्धि होने लगती है, अत्यधिक गर्मी होने लगती है, जिससे जो है ग्रीन हाउस जो है उष्मारोधी दीवारों से जो है निर्मित और जो है ऐसा जो है यानी पौध घर होता है जिसकी छत जो है कांच और या प्लास्टिक की बनी होती है। और सूर्य जो है लघु आपकी तरंगे इसमें जो है प्रविष्ट हो जाती हैं, और किंतु आपकी जो दीर्घ तरंगों के रूप में होने वाला जो विकिरण इस कांच घर से जो है बाहर नहीं हो पाता है। और वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जो है तापमान में वृद्धि होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल में, तो इसका जो प्रभाव होता है इसी को जो हम ग्रीन हाउस जो है प्रभाव कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तापमान में वृद्धि के प्रभाव को जो है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव कहते हैं। और इतनी आपको परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी बस। ठीक है, एक ही लाइन की परिभाषा है, आसानी से इसको जो है तैयार कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा जो है कठिन जो है ये क्वेश्चन भी नहीं है। अगला देखिएगा आपका जो है ई वेस्ट क्या होता है, जिसको हम जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन, वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम ई कचरा भी जो है ई इलेक्ट्रॉनिक आपको कचरा भी इसको हम कहते हैं।
तो ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का शब्द दिया, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वेस्ट का मतलब होता है कचरा, जो वेस्ट होता है जो पदार्थ फेंक दिए जाते हैं। अब इसको कचरा हो तो कहोगे, यानी जो है बेकार हो चुके पुराने शैलों के जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नागरिक अपशिष्ट का जो है बड़ा भाग, इसे ही जो है हम ई वेस्ट कहते हैं। तो आपके जो नगरीय जो उपकरण में जो आपके जो है अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण, जैसे कि मोबाइल आपके हो गए, कंप्यूटर हो गए, तो इसमें जैसे कि बैटरी हो गए, आपके छोटे कीपैड फ़ोन हो गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ होते हैं, ये जो घर में कोई जो है कूड़ा करकट वाला नहीं, ये वेस्ट है। आपके जैसे आपने मोबाइल चलाया होगा, हमने पहले आपने जो है कीपैड चलाते थे, कीपैड फ़ोन, तो उसको हमने बेच दिया होगा, फिर उसको फेंक दिया होगा। तो ये जो है इसी का जो वेस्ट होता है, जो ख़राब हो जाते हैं मोबाइल, और जो लैपटॉप आपके ख़राब हो जाते हैं, कंप्यूटर आपका ख़राब हो जाता है, तो ये जो वेस्ट बचता है जो खराब होता है उसको आप फेंक देते हो या फिर जो किसी को बेच देते हैं, तो यही आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए। मृदा अपरदन क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक की शक्तियों द्वारा मृदा का जो है इतनी तेजी से जो है निष्कासित किया जाना कि जो है विभिन्न मृदा रचने वाली जो है प्रक्रिया उनकी जो है पूर्ति ना कर पाए, तो मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और अपरदन का मतलब क्या होता है कि जो है पुराने या जो है टूटे हुए, हाँ, जो आपका जो मिट्टी होता है इसका जो है एक स्थान से दूसरी स्थान पर चला जाना, यानी जो मिट्टी होती है, मृदा अपरदन का मतलब यही होता है कि आपकी जो मिट्टी है बहाव के कारण, जो जल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाना, तो यही आपकी जो है मृदा अपरदन कहलाती है। तो चाहे आपकी बारिश के कारण हो या फिर भूस्खलन के कारण, या फिर जो है कह सकते हो जैसे कि कभी कभी जो है मूसलाधार बारिश होती है, तो इससे जो है मिट्टी क्या होती है एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, तो ये आपका जो है मृदा अपरदन कहलाती है। और इसके बहुत सारे कारण, जैसे कि जो आजकल जो है वृक्ष काटे जाने, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, ये मिट्टी को जो है कहीं ना कहीं उसको जकड़े रहते हैं उसकी जड़, तो उसको जो है अपरदन उसको नहीं करने देती है। लेकिन जब पेड़ कम होंगे तो मिट्टी का बहाव भी तेज होता रहता है, तो आपने देखा भी होगा बारिश वगैरह में कि मिट्टी का बहाव तेज हो जाता है, तो यही आपका जो है मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि मिट्टी की जो है ऊपरी परत के जो है हटने या फिर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की जाने की प्रक्रिया जो होती है, यही आपका जो है मृदा अपरदन कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, ज़्यादा कोई कठिनाई जो है क्वेश्चन भी नहीं है। और मृदा अपरदन से क्या होता है, मिट्टी की जो है ये उपजाऊ कम हो जाती है। कहना था मृदा अपरदन जब होता है, मान लो आप खेती कर रहे हो, तो मृदा अपरदन की होगा तो आपकी जो भूमि करने वाली जो मिट्टी ऊपरी परत है उसको यदि यहाँ से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाए, तो जाहिर सी बात है उपजाऊ इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, और खेती भी जो है उसमें जो है फसल भी जो है थोड़ी सी वीकनेस उसमें आएगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इतना ही आपको लिख देना है कि मिट्टी का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मृदा क्षय क्या होता है, मिट्टी क्षय, यानी मृदा का मतलब मिट्टी और क्षय का मतलब होता है उसका क्षय होना, नष्ट होना। तो इसके बारे में देखेंगे, चलेगा। मृदा क्षय की तो हम बात कर ले, तो मिट्टी की जो है उत्पादक क्षमता में जो है कृमिक यानी जो ह्रास होता है, जो मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता होती है उसमें यदि कोई कमी आ जाए और जो है उसकी उत्पादन शक्ति में, उसकी गुणवत्ता में खराबी आ जाए, जिससे जो है जो उत्पादन हो कम हो पाए, जिससे जो है फसल कम पैदा हो, तो ही आपकी जो है मृदा क्षय कहलाती है। तो इससे मतलब ये होता है कि मिट्टी की जो उपस्थित जो इसमें विद्यमान जो कण होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो कृषि के लिए भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक होते हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, तो यही जो है मृदा क्षय कहलाती है। मिट्टी जो है उसके जो आवश्यक तत्व होते हैं उसको नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है यही कहलाती है। यानी जब किसी भूमि का एक विशेष प्रकार की जो है फसल जो किसी निश्चित तत्वों का जो है शोषण करती है और लगातार जो है उगाई जाती है, वही मिट्टी में वह जो है विशेष तत्व इसके तीव्र गति से जो है समाप्त होता है, और ना तो जो है प्राकृतिक ढंग से और ना ही जो है कृत्रिम ढंग से उसकी जो है पुनः जो है प्राप्ति हो पाती है, और इस कारण जो है मिट्टी निर्माण और जो है विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का जो है संतुलन भंग होना, यही आपकी जो है मिट्टी का अपरदन कहलाते हैं, मिट्टी का जो है समापन कहते हैं इसको। इतनी आपको परिभाषा तैयार करना है। ठोस अपशिष्ट क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठोस ईंधन अपशिष्ट की हम बात करें तो ये जो है मानव द्वारा जो उपयोग के उपरांत जो परित्याग ठोस पदार्थों के जो है ठोस अपशिष्ट, इसी को हम कहते हैं। तो मानव जो उपयोग करता है तो उसके उपरांत जो परित्याग कर देता है, जो पदार्थों को फेंक देता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, तो वही आपके जो है ठोस आपके जो अपशिष्ट आपके कहलाते हैं। तो
इतनी आपको परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि आपके जो बोतल हो गए आपके, तो बोतल हो गए कांच का, समापन पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के बैग, तो ये सब जो है मानो उपयोग करने के बाद क्या होता है कि इसको फेंक देता है, तो ये आपका जो है ठोस अपशिष्ट आपका कहलाता है। तो इतनी आपको जो है परिभाषा तैयार कर लेना है। बस अगला देखिएगा कि वायु प्रदूषण से आप क्या तात्पर्य, आपका क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन 7% आपके बनेगा। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण, इसके जो है निवारण कैसे किया जाए। तो वायु प्रदूषण की हम बात करें तो हवा में जो है ऐसे अवांछित तत्वों की जो है मौजूदगी जो लोगों और जो है प्रकृति के लिए जो है हानिकारक हो, तो ये आपका जो है वायु प्रदूषण आपका कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि यानी ऐसे हानिकारक तत्व जो है वायु में आ जाएं जिससे जो है हमको नुकसान हो, मनुष्य मानव जीवन को, जीव जंतुओं को और पर्यावरण को भी नुकसान हो, प्रकृति में के लिए भी जो है हानिकारक साबित हो, तो यही आपका जो है वायु प्रदूषण कहलाता है। इससे इतनी परिभाषा लिखना है। और जो है जीवमंडल का आधार जो है वायु प्रकृति के जो है अनुपम देन है, जो सर्वथा जो है व्याप्त है, और जो है वायु में उपस्थित जो है ऑक्सीजन पर ही जो है जीवन निर्भर है। तो कहना मतलब यही है कि जीवमंडल जो है, इसका जो आधार है, जीवमंडल जो बना हुआ है वायु पर ही आधारित है। और वायु जो है प्रकृति के जो है अनुपम देन है, और यह जो है सर्वथा जो है व्याप्त है, या जो है सभी जगह जो है व्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में है। और वायु में उपस्थित जो है ऑक्सीजन पर ही जो है जीवन निर्भर है, यानी वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, इसी पर जो है मानव का जीवन निर्भर है। और जो है प्राणी और जो है पौधे वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निष्कासन करते हैं, और जिससे जो है हरे पौधे जो इसको जो है ग्रहण करते हैं, कर लेते हैं, और जो है कह सकते हो ये प्रक्रिया क्या होती, जो आपकी जो ऑक्सीजन होती है इसको जो है पेड़ पौधे जो है इसको जो है कह सकते हो इसको निकालते हैं, जिसको जो है मनुष्य ग्रहण करता है, और मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है उसको जो है पेड़ पौधे ग्रहण करता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखने की तो जो है आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से परिभाषा और भी दी हुई लास्ट में इन्होंने जो है आपके मैक्सवेल ने इसकी परिभाषा दी है वायु प्रदूषण की। उन्होंने कहा है कि हमारे वायुमंडल का जो है अत्यधिक दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा एवं जो है जीवन के लिए जो है संकट बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पौधे एवं जो है अन्य जीवों का जो है विषैला धूप यानी विषैली धूप, धूल एवं जो है धुआं से जो है दूषित क्षेत्रों में जो है विनाश हो रहा है। तो यही आपका जो है वायु प्रदूषण कहलाता है। तो इतनी लिख दीजिएगा। वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण है, एग्जाम में पूछता है कि वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा जरूरी क्वेश्चन, अब लिख लीजिए। तो वायु प्रदूषण के हम कारण की हम बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपके जो है उद्योगों का जो अत्यधिक जो है विकास, और जो है उससे निकलने वाला जो विषैला धुआं होता है, जो गैसें होती है, ये वायु प्रदूषण को जो है बढ़ावा देती हैं। और जो है वाहनों के जो है प्रयोग से जो है अत्यधिक वृद्धि, और उससे जो धुआं होता है, जो आपके टू व्हीलर होते हैं, जो आपके फोर व्हीलर होते हैं, तो इससे भी धुआं निकलता है, जो वायु प्रदूषण को जो है बढ़ावा देती है। तो रासायनिक पदार्थ के उपयोग से भी वृद्धि होती है, जैसे कि रासायनिक पदार्थ, जैसे कि अब ही तो खेतों में भी अब तो कीटनाशक पड़ने लगा है, तो ये भी जो है वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। और जो है आपका पेट्रो रासायनिक उपयोग में वृद्धि, और जो है नगरों में जनसंख्या का जो है अत्यधिक जमाव, यानी जहाँ जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं देखा है तो ये भी जो है वायु प्रदूषण को जो है नुकसान पहुँचाती है। और जो है वनों का निरंतर जो है विनाश होना, यानी वन यानी जो पेड़ पौधे हैं उसका जो है आजकल ज़्यादा विनाश हो रहा है, यानी काटे जा रहे हैं, तो ये भी जो है वायु प्रदूषण का एक कारण है। और जो है अपशिष्ट पदार्थों की जो है मात्रा में जो अत्यधिक वृद्धि, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नहीं मेन मुद्दा जो है यहाँ जनसंख्या का ही, जनसंख्या जब अधिक होगी तो अधिक जो है अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो पदार्थ यूज करेंगे तो अपशिष्ट पदार्थ उनके जो है उनके द्वारा जो त्यागे गए पदार्थ, तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो ये भी कारण है, अपशिष्ट पदार्थों की भी मात्रा अत्यधिक इसका कारण है। और जो है परमाणु अस्त्रों का परीक्षण, जो परमाणु जो परीक्षण कराए जाते हैं, जैसा कि अभी भारत ने ही किया था और इजराइल ने किया है, तो ईरान ने, तो ये सारे जो परीक्षण होते रहते, तो इससे भी जो है धुआं निकलता है, इससे भी जो है वायु जो है दूषित होती है। अगला देखिएगा, जल प्रदूषण क्या है। और जल प्रदूषण के जो है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन जो इसकी भी आने की संभावना जो है ज़्यादा मात्रा में है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। तो जल प्रदूषण क्या होता है, जब किसी जल जो है निकाय में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और जो है पानी की गुणवत्ता जो है खराब हो जाती है, तो इससे जो है जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जब जो है जल में जो है हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे जो है जो जल होता है, जो वाटर होती है, उसकी गुणवत्ता जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, इसे ही जो है जल प्रदूषण कहते हैं। इतनी परिभाषा लिख देना है नॉर्मल शब्दों में। तो यहाँ से लिखा भी हुआ है कि जल में जो है
प्रदूषकों का इतना अधिक मात्रा में जो है समावेश, यानी जो है जल में जो है प्रदूषण की जो है इतनी अधिक मात्रा समावेश हो जाए, फिर उसकी मात्रा बढ़ जाए जल में, और वह जो है जल की जो है सहन क्षमताओं से जो है अधिक हो और जो है प्राणी मात्र के लिए जो है हानिकारक हो, उसे ही जो है जल प्रदूषण कहेंगे। यानी जो है जल में जो है ऐसे प्रदूषण तत्व आ जाएं या फिर मिल जाएं जिससे जो है उसकी जो है गुणवत्ता खराब हो जाए और मानव जो है प्राणी के लिए जो हानिकारक साबित हो जल वो, तो यही आपका जो है जल प्रदूषण कहलाता है। यहाँ से जो है WHO ने इसकी परिभाषा लिखी। उन्होंने कहा है कि जब प्राकृतिक और जो है अन्य स्रोतों से जो है बाह्य पदार्थ जल में जो है मिल जाते हैं, जिसका जो है दुष्प्रभाव जीवों की जो है स्वास्थ्य पर पड़ता है और जल की जो है जल में जो है विषाक्तता आ जाती है, यानी ऐसे पदार्थ यानी जल में मिल जाते हैं जिससे जो है जीवों के स्वास्थ्य पर इसका गलत जो है एक बुरा प्रभाव पड़ता है और जो है जल में यानी विषाक्तता आ जाती है, जल खराब हो जाता है और जो है जल के समान जो है ऑक्सीकरण जो है स्तर में गिरावट आती है और जो है जल जनित इससे जो है जल जनित यानी जो है जल से संबंधित जो है महामारियाँ जो है फैलने लगती हैं तथा जो है अन्य जो दुष्प्रभाव इसके जो है पड़ने लगते हैं। तो यही जो है जल प्रदूषण कहलाता, इसी को जो हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो आप चाहे तो इतनी भी परिभाषा लिख सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी जो है जन स्वास्थ्य सेवा ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने भी कहा, वही चीज़ लिखा हुई है कि जो है जल में किसी भी प्रकार के जो है अवांछित पदार्थ की जो है उपस्थिति जिसके कारण जो है जल विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव हो और जल की जो उपभोक्ता में जो है उसकी जो उपयोगिता होती है इसमें कमी आए, उसकी गुणवत्ता में कमी आए, तो यही आपकी जो है जल प्रदूषण कहलाती है। क्वेश्चन एकदम स्पष्ट है कि जल प्रदूषण क्या होता है। अब तो ये एक ही बार में आपको क्वेश्चन रट गया होगा कि जो है जब किसी यानी जल में या फिर किसी जो है जल निकाय में हानिकारक पदार्थ मिल जाए, यानी जब किसी जल में जो है हानिकारक पदार्थ मिल जाए फिर हानिकारक पदार्थ आ जाएं जिससे जो है जल की गुणवत्ता खराब हो जाए, उसकी जो है क्वालिटी खराब हो जाए, तो इसी को जो है हम जल प्रदूषण कहेंगे। अगला देखिएगा, पारिस्थितिकी जो है पिरामिड क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है किसी जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा और जो है बायोमास के स्तर को जो है दिखाने वाला एक जो है ग्राफिकल आपका जो है प्रतिनिधित्व होता है। या जो है खाद्य श्रृंखला के जो है विभिन्न टॉपिक जीव स्तरों के बीच जो है ये संबंधों को दर्शाता है। और पारिस्थितिकी पिरामिड को जो है ट्रैफिक पिरामिड और जो है एल्टोनियन पिरामिड और जो ऊर्जा पिरामिड के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है, ये होता क्या है। देखो, पारिस्थितिकी जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो उपस्थित उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जो है उसकी संख्या, जैव भार, ऊर्जा के आधार पर जो है क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो जो है पिरामिड की जो है एक आकृति बनती है। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। इसके जो है इसको 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि जो है जीवों का पिरामिड हो गया, जीवों की संख्या का, और जैव भार पिरामिड और जो है ऊर्जा पिरामिड, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला देखो कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो सतत विकास की हम बात कर ले तो ये होता क्या है। तो सतत विकास जो होता है ये जो है मौजूद और जो है भविष्य के समुदाय में सभी लोगों की जो है विविध ज़रूरतों को पूरा करना और व्यक्तिगत जो है कल्याण, सामाजिक समन्वय और जो है समावेश को जो है बढ़ावा देना और अवसर प्रदान करना, यही आपका जो है आपका सतत विकास आपका कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। सतत विकास क्या होता है, ये जो है भविष्य की पीढ़ियों की जो है ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को जो है से समझौता किए बिना जो हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उसकी भी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तो यही आपका सतत विकास कहलाता है। यहाँ से जो है आपके जो है बर्टलैंड रिपोर्टर ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को जो है पूर्ति करने की जो है क्षमता में जो है ह्रास किए बिना, यानी जो हमारी जो पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां, इसकी आवश्यकताओं को जो है पूर्ति करने के लिए जो है क्षमताओं में बिना उसके ह्रास की कोई कमी किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की जो है पूर्ति में संपोषित विकास, यही आपका जो है सतत विकास कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी मैंने बताया था, जिसको हम वैश्विक तापन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी की सतह में जो इसका जो तापमान होता है, इसके में जो है दीर्घकालीन वृद्धि, जो इसमें वृद्धि हो जाती है तापमान में, यही आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाते हैं। तो इसके वृद्धि होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमारे जो वातावरण होता है इसमें बहुत सारे जैसे कि गैसें आ जाती, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसें हैं, जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस जो है गैसें जो कि वायुमंडल में जो है छोड़ी जाती हैं और जो है पृथ्वी जो गैसें होती हैं पृथ्वी के जो है घेर लेती हैं और जिसके कारण जो है गर्मी को जो है कह सकते हो, ये जो है
इससे उत्पन्न होता है। यही जो इसके कारण जो है तापमान बढ़ता रहता है, तो यही आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो जितनी आपको परिभाषा तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला देखिएगा, ओजोन क्षरण क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपके देखने को मिलेगा 100% कि ओजोन क्षरण जो है ये होता क्या है। चलेगा, ओजोन क्षरण का मतलब क्या होता है। ओजोन का जो है नष्ट होना। क्षरण का मतलब क्या होता है, ओजोन का नष्ट होना। ओजोन को जो है एक सुरक्षा लेयर कहा गया है, सभी को पता होगा। तो ओजोन परत जो है क्षरण जो है ऊपरी जो है वायुमंडल की जो है ओजोन परत का जो है पतला होना, जो 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 आपकी अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं पर जो सूर्य से, उससे जो है हमारी जो है जो हमारी जो परत होती है ओजोन परत, ये हमारी उससे रक्षा करती है, उसको रोकती है उसकी किरणों को डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ने से। तो ये जो परत है ये जो है या जो है और यही परत जो है इसका जो क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि वही प्रदूषण के कारण हो रहा है, बहुत सारे हमारे हानिकारक पदार्थ है जिसके कारण इसका क्षरण हो रहा है। तो यही होता है, ये जो होता है या जो है तब होता है जब वातावरण में जो है क्लोरीन और जो है ब्रोमाइड परमाणु जो है ओजोन के जो है संपर्क में आते हैं और जो है इसको नष्ट कर देते हैं। जो ये जो ब्रोमाइड होता है और जो है क्लोरीन जो होता है, इसी कारण जो है सबसे ज़्यादा जो ओजोन का क्षरण होता है और जो है इसी कारण जो है ओजोन का जो है नष्ट हो रही है, जो कहीं ना कहीं जो है जीवन के लिए घातक एक साबित होगी। क्योंकि ये जो है सुरक्षा लेयर है, सूर्य से जो है किरणें आती हैं उसको डायरेक्ट नहीं पड़ने देती हैं शरीर पर, पृथ्वी पर। तो ये जो है उसको रोकती है, उसको फिल्टर करती है, तो यहाँ पर जो है आने की जो है इजाज़त देती है, फिर इसको जो फिल्टर करके यहाँ पर भेजती है। तो इतना है आपको लिखना है। ओजोन जो परत होता है ये जो है समताप मंडल में जो ओजोन गैस की यानी गैसों की जो है कमी होना, यही आपकी जो है ओजोन आपकी जो है क्षरण कहलाता है। ओजोन की जो है लेयर का पतला होना, तो ओजोन जो है कोई ये परत नहीं है, गैसों की एक लेयर है केवल ये, तो इसी का पतला होना, इसी का जो है क्षरण होना, इसी का नष्ट होना, ये आपका ओजोन क्षरण कहलाता है। तो ये जो ओजोन परत जो है पृथ्वी की जो है वायुमंडल में मौजूद एक जो है गैस की जो है परत है, जो कि जो है सूरज की हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती है अल्ट्रावायलेट, इसको रोकती है। ओजोन क्षरण से जो है किरणें जो है पृथ्वी की सतह पर जो है पहुंचने लगती हैं। जब ओजोन का क्षरण होगा तो जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आएंगी तो उसको ओजोन परत जब जाहिर सी बात उसमें छेद हो जाएगा तो उसको रोक नहीं पाएगा। जब सीधे किरणें आपकी जो है शरीर पर पड़ेगी तो आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके जो त्वचा के लिए बहुत ही कह सकते हो नुकसान पहुंचाएगी ये। तो इससे जो है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण जो है पारिस्थितिकी तंत्र सभी के लिए जो है ये नुकसान जो है नुकसानदायक ही साबित होगी। तो ओजोन जो है क्षरण, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओजोन परत को जो है इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, सभी का दायित्व है। चलेगा, अगला देखेंगे कि बाघ जो है परियोजना क्या है। बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि परियोजना क्या है। ये जो है भारत में जो जो लुप्त प्राय जो है जो बाघ हैं इसकी रक्षा करने, क्योंकि बहुत सारी बाघ की प्रजातियां जो है लुप्त होती जा रही हैं, तो इसी को बचाने के लिए जो है वन्य जीव संरक्षण ने जो है एक आंदोलन किया था। ठीक है, और ये जो परियोजना थी इसकी शुरुआत जो 1973 ईस्वी में जो है भारत सरकार के जो है पर्यावरण और जो है वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है की गई थी। और यह जो है 2024 तक जो है 55 आपके जो है संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें जो है पर्यावरण के तहत जो है बाघ जो है परियोजना के नाम से जो है इसको अंकित किया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो है भारत में जो लुप्त प्राय जो बाघ है उसकी जो है रक्षा करना, और जो है वन्य जीव जो है ये आंदोलन है इसका जो है कह सकते हो ये आंदोलन के तहत जो इसका संरक्षण किया गया है। भारत सरकार ने भी इसके पर जो है कार्य किए बहुत सारे। तो इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। अगले याद देखिएगा, टिहरी जो है बांध की जो है स्थित जो है इसका विस्तार आपको जो है बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि टिहरी जो है बांध परियोजना, इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में वैसे देखने को मिल सकता है। तो ये टिहरी बांध परियोजना क्या है, तो इसको देखेंगे। ये जो टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड राज्य के जो है टिहरी जनपद आपके में ये बनी है, और भौगोलिक दृष्टि से जो है टिहरी बांध जो स्थित है ये आपके 32 डिग्री सेल्सियस और आपके 22 और 54 जो है उत्तरी जो है आकांक्षा पर, जो कि 78 डिग्री सेल्सियस 31 आपका 03 जो कि पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसको आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा एग्जाम में महत्वपूर्ण है, नहीं हो सकता ना पूछा जाए, फिर भी इसको आप देख लीजिएगा। और ये जो है आपका जो है पूर्वी जो है देशांतर के मध्य स्थित है। और टिहरी बांध का जो मुख्य स्थल जो है ये भागीरथी और जो है विलंगना दो नदियों के जो है संगम के जो है बिल्कुल समीप स्थित है। और इस स्थल पर जो है नदी तल की जो है समुद्र तल के जो है औसत इसकी जो ऊंचाई है 603 मीटर है। और बांध जलाशय का जो क्षेत्र है ये 3 ओर से जो है ये आपके जो है 100 मीटर और जो है ये आपके जो है 1000 मीटर और जो है 2000 मीटर की ऊंचाई वाले जो है पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा जो है घिरा हुआ है। और टिहरी बांध स्थल जो है आपके
उत्तरकाशी में जो है 70 किलोमीटर, देहरादून से जो है 126 किलोमीटर और मैसूरू से जो है 76 किलोमीटर और जो है ऋषिकेश से जो है 81 किलोमीटर जो है ये दूर स्थित है। तो इतनी आपको लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, आपदा प्रबंधन क्या है, जिसको हम जो है आपदा जो है मैनेजमेंट कहते हैं। आपदा का मतलब क्या होता है, जो आपका डिजास्टर होता है, जो आपकी आपदाएं होती हैं उसका प्रबंधन किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, तो यही आपका जो है आपदा आपका जो है प्रबंधन कहलाती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। आपदा प्रबंधन जो होता है प्राकृतिक और जो है मानव निर्मित जो है आपदाओं के दौरान जो है जीवन व संपत्ति की रक्षा करने और जो है आपदाओं के प्रभाव को जो है कम करने की जो है विशेष तैयारी की एक प्रक्रिया है। यानी जो आपदाएं होती है, जो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मानवकृत आपदा होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा। तो इन चाहे मानवकृत आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि मानवकृत आपदाओं के लिए क्या है, जैसे कि आज युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, तो इजराइल ने जो आयरन डोम आपने जो बिछाए हैं, जो उन्होंने तैनात किए हैं बॉर्डर पे, तो आयरन डोम का कार्य क्या रहता है, जो मिसाइलें आती है उसको कहीं ना कहीं मार गिराती है, यानी जो है हवा में ही। तो उसके लिए जो प्रबंधन उसने किया है, जो मैनेजमेंट उसने जो किया है अपनी देश की जो है सुरक्षा के लिए, अपने देश की जनता को जीवित रखने के लिए, इसको बचाने के लिए, तो यही मैनेजमेंट होता है, चाहे वो आपदा कोई भी हो, क्योंकि युद्ध भी एक आपदा ही होती है। सभी को बताओ कि आपकी मानवकृत आपकी आपदाएं होती है युद्ध वगैरह, तो ये भी आपदा ही होती है। तो इसके लिए चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, तो उसके लिए तैयारी पहले से की जाए, जिससे जो आपदा आए उससे हम सुरक्षित रह सके, उससे हम बच सकें। तो यही आपके जो है आपदा प्रबंधन कहलाती है। तो इतनी परिभाषा लिख देना है। और जो है और इस यानी आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो है इसके खतरे को जो आप कम कर सकते हो। और इसके प्रकारों की हम बात करें तो आपदा जो आपदा होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो आपदा जो है डिजास्टर जो होता है दो प्रकार की होती है। आपकी जो है आपदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक आपदा और दूसरी होती है मानवकृत आपदा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो प्राकृतिक आपदा जैसे कि आपका जो है आपका भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सूखा, ठीक है, और सूखा आपका तूफान, सुनामी, हिमस्खलन। तो ये जितने भी हैं ये आपके प्राकृतिक आपदा है। मानवकृत हम आपदा की बात कर ले तो मानवकृत आपदा जैसे कि युद्ध आपदा हो गया, हमला हो गया, इमारत का ढहना, आतंकवादी हमला, औद्योगिक खतरा, आग लगना, जो है ये सारी जो दंगा फसाद, ये सारी जो है मानवकृत आपदाएं होती है। तो इतनी परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। आपदा प्रबंधन क्या है और आपदा के प्रकार, ये क्वेश्चन की 100% गारंटी एग्जाम में आने की। अगला देखो, सूखा आपदा क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चलेगा। तो ये क्या होता है सूखा, यानी लंबे समय तक जो है बारिश ना होने की वजह से होने वाली जो प्राकृतिक जो आपदा होती है, यही आपका जो है सूखा कहलाती है। यानी जहाँ पर लंबे समय तक कोई भी बारिश ना हुई हो, तो उस क्षेत्र को जो है या फिर कह सकते हो यही जो आपदा होती है, यही आपकी प्राकृतिक आपकी जो है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है सूखा, तो यानी जो है एक लंबे समय तक जहाँ पर बारिश ना हुई हो और जो है जहाँ जो है सूखा धीरे धीरे जो है फैलने वाली, धीरे धीरे जो है वहाँ पर सूखा का स्थिति ले लिया हो, वहाँ की जो है वहाँ की भूमि, वहाँ का एरिया, तो ये आपका जो है सूखा कहलाएगी। यहाँ से परिभाषा भी लिखी हुई है कि मौसम विभाग के अनुसार जो है उस दशा को सूखा कहा जाएगा जब जो है किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा के से जो है वास्तविक वर्षा 75% कम हो। यानी यहाँ से जो मौसम विभाग ने जो इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि जो सूखा होता है, सूखा हम उसे कहेंगे, मान लो जो सामान्य जो बारिश होती है उससे यदि 75%, यानी जो सामान्य बारिश होती है यदि उससे 75% बारिश वहाँ पर ना कम हो, तो यही आपकी जो है सूखा उसको घोषित किया जाएगा, यही सूखा कहलाएगी। ठीक है, अगला देखो। अब बाढ़ क्या होती है। अब बाढ़ जैसा कि इसी का उल्टा हो जाएगा। तो बाढ़ क्या होता है, यानी बाढ़ का मतलब यही होता है जहाँ पर अधिक वर्षा हो। बाढ़ का मतलब जहाँ पर पानी का अधिक बहाव हो। यानी बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसमें जो है अचानक भारी मात्रा में जो है जल का प्रवाह होने से जो है सूखी धरती जो है जलमग्न हो जाए, यहाँ पर जल ही जल दिखाई दे, तो यही आपका जो है बाढ़ कहलाता है। क्या होता है बाढ़, यानी बाढ़ एक ऐसी स्थिति होती है, फिर एक बाढ़ क्योंकि एक ये भी जो है एक प्राकृतिक आपदा है, तो जो है बाढ़ जो है एक ऐसी आपदा है जिसमें जो है अचानक जो है भारी जल से, जिसमें जो है अचानक भारी जल से जो है जल का प्रवाह होने से जो है सूखी जो धरती है वो अचानक से जलमग्न हो जाए, तो यही आपकी जो है बाढ़ कहलाती है। इतना आपको जो है परिभाषा लिख देना है। यहाँ से भी लिखी हुई बाढ़ जो होती है प्राकृतिक आपदा है और जो है अतिवृद्धि के कारण जो उत्पन्न होती है, यानी बाढ़ की जब अधिक मात्रा होने लगती है, ठीक है, तो यही आपकी बाढ़ कहलाती है। इतना आपको लिख देना है। और जो है अत्यधिक वर्षा भी जो है बांध या जो है
तटबंध टूट जाने से नदी के जो है सामान्य जल स्तर में जो है वृद्धि हो जाती है तथा जो है निकटवर्ती जो भूभाग होते हैं जलमग्न हो जाते हैं, तो यही आपका जो है बाढ़ कहलाती है। तो बाढ़ चाहे आपके जो नदी के जैसे बांध होते हैं यदि वहाँ के बांध टूट गए हैं तो वहाँ का जो पास का एरिया रहता है तो जलमग्न हो जाता है, तो ये भी बाढ़ ही कहलाएगा। ठीक है, अगला देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी जो है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, तो भारत का एक जो है सामाजिक एक आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका मकसद था कि नर्मदा जो नदी थी इस पर जो है बांधों के निर्माण का जो है विरोध करना, इस पर जो है बांध का विरोध करना, यही इसका उद्देश्य था। तो सरदार आपके सरोवर परियोजना और जो है नर्मदा सागर परियोजना चल रही है, और इन जो है परियोजना के जो है क्रियान्वयन से जो है पर्यावरण में होने वाले जो है क्षति को रोकने के लिए गांधीवादी समाज सेवी बाबा जो है आमटे ने जो है अपनी साथियों के जो है साथ इस परियोजना का जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो है झंडे तले जो है विरोध किया। और इस जो है परियोजना के जो है संबंध में बांग्ला पत्रिका जो है सांदा ने जो है आपके जो है हाँ इसमें इसकी जो है शुरुआत इन्होंने इसमें की। और जो है मुख्यमंत्री के जो है जो कि चिमन भाई पटेल की जो है साक्षात्कार इन्होंने लिया, और उन्होंने जो है कहा भी था कि यह जो है गलत है, जब जो है जल जो है केवल यानी जो है नगरीय लोगों के लिए है और 2/3 जो है जल ग्रामीण लोगों के लिए है, और जो है 32 नगरों की तुलना में जो है आपके जो है 72 जो है 34 लोगों को जो है पेयजल जो है उपलब्ध होगा। तो ये जो है यानी जो नगर के लोग हैं उनसे ज़्यादा आवश्यकता जो है जल की जो है गांव के लोगों को, क्योंकि उनको कृषि भी करना रहता है क्योंकि, तो ये जो है इसीलिए जो है योजना शुरू की गई थी। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। अब अगला हम देखेंगे सुनामी क्या है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सुनामी की हम बात कर ले कि सुनामी क्या है, चलेगा। सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी क्या है, पहली बात तो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कब आती है आपने देखा होगा, जो समुद्र होता है तो समुद्र की सतह पर जो अचानक जो लहरें आती हैं, जो तरंगे जो विशाल हो जाती हैं, तो यही आपकी सुनामी कहलाते हैं। जो समुद्र के किनारे रहते हैं फिर समुद्र में आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से जो है कह सकते हो लहरें आती हैं, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा। तो ये जो तरंगे होती हैं अचानक से जो आती हैं, तो इसकी जो विशाल लहर होती है, जो अचानक से बहुत बड़ी लहर होती है, इतनी ऊंचे तक उठती हैं, तो यही जो है सुनामी कहलाती हैं। और जो है ये लहरें जो है समुद्र के जो है नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और जो है बहुत सारे प्रभाव से जो उत्पन्न होती हैं। और सुनामी जो है हवा और तूफानों से जो उत्पन्न होने वाली जो है सामान्य जो है समुद्री लहरों से जो है अलग होती है। और सुनामी की जो है लहरों की जो ऊंचाई है, ये जो है समुद्र की जो है गहराई से ज़्यादा नहीं बढ़ती है, यानी जो इसकी जो ऊंचाई होती है जो सुनामी की, ये समुद्र की गहराई की बहुत होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती इसकी ऊंचाई। और ये जो है किनारों की ओर जो है बढ़ने के साथ साथ जो है उसकी ऊंचाई और जो तीव्रता को जो है बढ़ाती जाती हैं। और जो है सुनामी लहरें जो है शक्तिशाली धाराओं के साथ जो है तेज़ी से जो है बढ़ती हैं और जोर की तरह जो है किनारों पर जो है जाती हैं। तो इतनी आपको जो है परिभाषा लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टिहरी जो है बांध परियोजना पर आपको जो है टिप्पणी आपको लिखना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। तो टिहरी जो बांध परियोजना विश्व की जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना में से एक है, और ये जो है योजनाओं की से जो है निश्चित रूप से जो है बहुउद्देशीय की जो है पूर्ति होती है, और किंतु साथ ही जो है इसके द्वारा अनेक जो है पर्यावरण समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और इस टिहरी बांध परियोजना का जो है भौगोलिक विस्तार जो है निम्न प्रकार है। जैसे कि जो टिहरी बांध जो परियोजना ये जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के जो है टिहरी जो कि गढ़वाल जिले में स्थित एक जो है बहुउद्देशीय बांध है एक, और यह जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। और जो है बिजली उत्पादन, सिंचाई, नगर पालिका जल आपूर्ति और जो है पानी को ये जो है उपलब्ध ये जो है कराता है ये जो बांध है। और जो है टिहरी बांध जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है ये टिहरी गांव में स्थित, इसलिए इसको जो है टिहरी बांध परियोजना कहा गया है। तो इतनी परिभाषा लिख देना है बस। अगला देखो नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो नर्मदा घाटी परियोजना की हम बात कर ले कि ये क्या है, चलेगा। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये जो है इसके अंतर्गत जो है कई बांध और जो है कई नहरें जो है बनाई जाती है। जो परियोजना है इसके अंतर्गत जो बहुत सारी जो है नहर बनाई जाती है, बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं। इस परियोजना के जो है पूरे हो जाने पर इन्हें जो है 15 लाख जो है हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, और इससे लगभग जो है आपके
1,45,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। तो ये जो नर्मदा घाटी जो परियोजना है, इसके माध्यम से जो है हम जो है खेतों की सिंचाई करेंगे और जो है बहुत सारी बिजली का उत्पादन भी इसके द्वारा जो है हम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। इसको जो है 2025 तक इसकी पूर्ण जो है करने की इसका भारत सरकार के द्वारा पहल कार्य भी इसकी प्रगत किया गया था। तो इतना ही आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला देखो, चलेगा। हाँ, अगला देखिएगा। फिर भूकंप आपदा क्या है? भूकंप वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जमीन यानी जो भूतल होता है, इसका अचानक से कंपित होना, अचानक से कांप जाना भूकंप कहलाता है। तो इसकी हम परिभाषा देख लेंगे कि भूपटल को जो है प्रभावित करने वाले प्राकृतिक शक्तियों में से जो है भूकंप एक जो है एक उत्पन्न करने वाली एक शक्ति है, सर्वाधिक शक्तिशाली एक शक्ति है। और यह जो है आपका जो भूकंप होता है, ये धरातल में वे कंपन होते हैं जो प्राकृतिक जो है शक्तियों के जो प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो भूकंप होता है प्राकृतिक आपदा होती है, तो ये जो होता है धरातल पे जो है प्राकृतिक के द्वारा उत्पन्न होने वाली एक शक्तियाँ होती है, इसी को जो है हम भूकंप कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं में जो है भूकंप सर्वाधिक जो है हानिकारक और जो है विनाशकारी माने जाते हैं। भूकंप आने से पूर्व ना तो कोई जो है चेतावनी मिलती है और ना ही कोई जो है आने के समय जो बारे में जो है वैज्ञानिक कोई जो है स्पष्ट जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं। और यही कारण है जो है आपदा से जो है होने वाली हानियों से बचने के लिए जो है मानव के पास जो है कोई भी जो है समय नहीं है, कोई भी इसका प्रबंधन नहीं है। और भूकंप होने के वाले जो है विनाशकारी प्रभाव को जो है भूकंप आपदा कहा जाता है। यानी भूकंप से जो पर इससे जो नुकसान होता है मानव जीवन को, पर्यावरण को, तो यही आपका जो है भूकंप आपदा कहलाता है। आपने देखा होगा, आपने क्योंकि भूकंप आता रहता है अधिकतर जो है गर्मियों में मेरे हिसाब से ज़्यादा आता है। तो जब भूकंप आता है तो बाद को आपको पता चलता है कि न्यूज़ में आ गया कि इतनी तीव्रता वाला भूकंप आया था। तो ये आपको बाद में चलता है, कहते हैं कि पानी का जल हिल रहा है, कहते हैं कि हिलने लगा है, दीवारें हिलने लगी हैं। तो ये जो है वैसे तो स्पष्ट पता हो जाता है जब आता है, लेकिन उससे पहले किसी को नहीं जानकारी रहती कि भूकंप कब आएगा। जब आता है तो महसूस सभी को होता है। चलेगा, अगला देखिएगा। इसी के हम उपाय इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके प्रबंधन के हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको रोक हम कैसे कर सकते हैं। तो इस आपदा के प्रबंधन के द्वारा जो है आपदा प्रबंधन के द्वारा जो है भूकंप को जो है आने से जो है रोका नहीं जा सकता है, वरना जो है भूकंप को जो है होने वाली हानियों को जो है कम अवश्य ही जो है माना जा सकता है। यानी जो इस आपदा है जो जो आपदा जो मैनेजमेंट है, जो आपदा प्रबंधन है, इसके माध्यम से जो है भूकंप को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। और जो है आपके जो वैज्ञानिक द्वारा जो है भूपटल के दृष्टि के जो है अति संवेदनशील भूभागों के मध्य जो है संवेदनशील भूभागों का जो है पता लगाया जा चुका है। और जो है अंता यानी भूकंप के जो दृष्टि के जो है अति संवेदनशील अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे जो है निर्मित भवनों और जो है भूकंप का जो है न्यूनतम प्रभाव जो है पड़े। तो कहना मतलब यही है। अभी तक इसका कोई भी जो है वैज्ञानिक सोर्स नहीं उपलब्ध है जिससे हमें ये पता हो सके कि भूकंप आ जाएगा, इतने बजे आएगा। तो इसका कोई भी सोर्स अभी उपलब्ध नहीं हो सकता। आने वाले समय में ऐसी चीज़ें बन जाएं, उपलब्ध हो जाए तो आपको लिख देना है। अगला देखो अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ आपदा का अर्थ एवं प्रकार। वैसे तो क्वेश्चन मैंने आपको आगे करा दिया, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिएगा। आपदा क्या होता है? आपदा जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं, और जिससे जो है समाज के जो है जो सामान्य जो जीवन में जो है गंभीर जो व्यवधान उत्पन्न हो, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बड़े पैमाने पर जो है जान माल का जो है नुकसान हो, यही आपका जो है आपदा कहलाता है। और आपदा जो है दो प्रकार की होती हैं। मानवकृत आपदा होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा जैसा कि भूकंप, आपका चक्रवात, आपका जो है ज्वालामुखी, ये सारी जो है प्राकृतिक आपकी आपदाएं होती हैं। मानवकृत आपदाओं की हम बात कर ले, जैसे कि आपका युद्ध हो गया, गैस रिसाव, तो बाहरी युद्ध, हमला, तो ये सारी जो है मानवकृत आपदाएं होती हैं। तो आपदा का अर्थ यहाँ से लिखा भी हुआ। आपदा जो है ये जो है फ्रेंच शब्द डिजेस्टर से जो है संबंधित है। ये जो है फ्रेंच शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डेस प्लस जो है बैड, यानी जो है बैड यानी जो है बुरा, यानी डेस का मतलब होता है बुरा, और बैड यानी जो है अस्तर, यानी जो है यानी कह सकते हो इसको प्राचीन समय में जो है आपदाओं का जो है कारण प्रतिकूल ग्रहों से जो है माना जाता था। और आज के समय में जो है आपदा का जो है समान प्रयोग प्राकृतिक और जो है मानव निर्मित और जो है विषम घटनाओं के जो है संबंध में किया जाता है। तो इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। इसके प्रकारों की, जैसे कि मैंने आपको प्रकार इसके बता दें, इसके दो प्रकार थे, प्राकृतिक और जो है मानवकृत आपदा। अगला देखो, वायु प्रदूषण के जो है कारण, इसके कारण और इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। तो वायु प्रदूषण मैंने आपको करा दिया था। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण उसे कहते हैं जिसके कारण जो है जल में हानिकारक जो पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में खराबी आती है, उसमें कमी आती है, और जिसको पीने से जो है
मानव जीवन को नुकसान पहुंचता है, तो यही आपका जो है जल प्रदूषण कहलाता है। वैसे तो ये वायु प्रदूषण आपका दिया हुआ है, तो वायु प्रदूषण भी इसी प्रकार की डिफिनेशन रहेगी। तो वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु प्रदूषण की हम बात करें तो वायु प्रदूषण भी ऐसी की स्थिति होती है, यानी जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें ऐसे जो है हानिकारक तत्व विद्यमान हो जाए जिसके कारण जो है हमारे स्वास्थ्य को एक इसका जो है एक गलत प्रभाव पड़े हमारे स्वास्थ्य पर, और जो है मानव जीवन जिससे प्रभावित हो, तो ये आपका जो है वायु प्रदूषण होगा। तो वायु प्रदूषण जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है वायु प्रदूषण से, जिससे जो है वायुमंडल में जो है कुछ तत्व जो है इतना संकेंद्रीय हो जाते हैं जो मानव और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हो, तो उससे जो है वायु प्रदूषण कहेंगे। ऐसे हानिकारक पदार्थ आ जाए हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे पर्यावरण और हमारे दोनों के लिए नुकसानदायक हो, तो ही जो है वायु प्रदूषण कहलाएगा। तो यहाँ से जो है आपके यहाँ से महोदय ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा, यहाँ से WHO ने भी इसकी परिभाषा दी है कि वायु प्रदूषण जो है उस परिस्थिति की ओर जो है संकेत कराता है जिससे जो है वायुमंडल में जो है दूषित पदार्थों की जो सांद्रता, जो वायुमंडल होता है उसमें जो दूषित पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाए, जिससे मानव और पर्यावरण दोनों को जो है नुकसान पहुँचने लगे। इसकी जो है पहुँचने की जो है कह सकते हैं जो इसकी लिमिट है उसमें बढ़ोतरी होने लगे, तो ये आपकी जो है आपका जो है वायु प्रदूषण कहलाएगा। यहाँ से इसकी परिभाषा और भी दी जैसे कि वायु में जो है ऐसे जो है बाह्य तत्वों की उपस्थित जो मानव जो है स्वास्थ्य अथवा कल्याण है तो हानिकारक हो, तो वायु प्रदूषण कहलाएगा। इसकी परिभाषा मैंने आपको करा दिए थे, तो इसको छोड़िएगा। अगला देखिएगा समपोषीय विकास क्या है। चलेगा, समपोषीय विकास क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। तो समपोषीय विकास जो होता है इसको हम सतत विकास भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सतत विकास और समपोषीय विकास दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो ये जो होता है वर्तमान पीढ़ियों के लिए जो है विकास के साथ साथ जो हमारी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उसके संसाधनों का भी जो है संरक्षण किया जाए, उसको भी बचाया जाए, उसके लिए भी जो कार्य किया जाए, यही आपका सतत विकास कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है भाई। इतने ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिया भाई। इतने क्वेश्चन आप रट लो, इससे बाहर एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। मैंने सभी क्वेश्चन करीब करीब मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे वन विनाश का क्वेश्चन रहा हो, तो निर्वनीकरण या फिर वन विनाश, मैंने आपको सब कुछ क्वेश्चन करीब करीब मैंने आपको कराए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बचा नहीं हुआ, तो इन सभी प्रश्नों को आप रट लीजिएगा भाई। इतने ही क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम का जो है आपका पूरा पेपर आपका इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट में जितने भी मैंने आपके दिए और नमन आपके सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, ये आपके लॉन्ग के क्वेश्चन थे, क्योंकि इसको मैंने जो है शॉर्ट में कराया है, तो इसको अब जो लॉन्ग में कोई भी कराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे लॉन्ग में भी दिए हुए हैं। तो रासायनिक आपदा क्या है, एक बार थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेंगे। हो सकता है जो है रासायनिक आपदा जो है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रासायनिक आपदा क्या है, इसको थोड़ा सा हम देखे ले रहे हैं, बस ये क्वेश्चन लास्ट है। तो रासायनिक आपदा जो होती है जो है खतरनाक जो है रसायन से जो है अनजाने से जो निकलने वाली घटना होती है। कहने मतलब जो होता है जैसे कि रासायनिक आपदा, जैसे कि आपका गैस रिसाव हो गया, तो फैक्ट्रियों से होने वाली जो गैस रिसाव, इससे जो उत्पन्न होती है जो है रासायनिक आपदा है, तो यही होती है। WHO के अनुसार जो है रासायनिक आपदा जो है रासायन का जो है अनियंत्रित दुरुपयोग है, जो वर्तमान में जो है घातक है तथा जो है भविष्य में जो है घातक हो सकते हैं। तो ये जो है यही जो है रासायनिक आपदा कहलाती है। इतनी आपको लिखना परिभाषा। वन दोहन क्या है, वन विनाश मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था। वन विनाश जैसे कि आजकल क्या है, कृषि के लिए वनों को काटा जा रहा है, रास्तों के लिए वनों को काटा जा रहा है, तो यही आपका वन दोहन है, यही वन विनाश है। इससे कहीं ना कहीं जो है मानव जीवन और जो है पर्यावरण सभी को जो है इससे एक जलवायु परिवर्तन में कह सकते हो चेंजेस आता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको करा दी है आगे भी, तो इसलिए यहाँ से हम पुनः इसको नहीं कराएंगे। जल परिवर्तन के जो है दुष्प्रभाव पूछेगा, तो जल परिवर्तन का जो है इससे जो है जलवायु में जो है असंतुलन होता है और मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, बाढ़ प्रकोप में वृद्धि होती है, और जो है और प्राकृतिक जल स्रोतों का जो है सूखना, ये भी संभव है। और वन संरक्षण के उपाय क्या है, तो वन संरक्षण के उपाय हम देखेंगे बस लास्ट में। तो वनों की जो है क्षति को रोकने के लिए जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो इसके क्षत यानी इसको जो काटने से रोकने के लिए, वनोन्मूलन के जो दुष्परिणाम बचने के लिए वन उचित यानी जो प्रबंधन पर एक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और वर्तमान में जो है विश्व का प्रत्येक देश वन संरक्षण की पर जो है ध्यान दे रहा है, और सभी देशों में जो है वनों को संरक्षित करने के लिए जो है प्रयास भी किए जा रहे हैं, और जो है इसके लिए नीतियां निर्धारित की जा रही हैं, और यहाँ तक कि जो है इसके लिए आंदोलन भी किए जा रहे हैं। और किंतु वनों का विनाश आज भी जो है तीव्र हो रहा है। इसके लिए जो है कह सकते हो इसको जो है प्रबंधन को जो है इसके प्रति सचेत होना चाहिए, इसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। वह इतनी आपको जो है लिख देना है इसके उपाय। और वनों का जो है प्रबंधन, जैसे कि इसके पर जागरूक करके हम रोका जा सकता है, इसको वनों का रोपण करके, वृक्षों का रोपण करके और वृक्षों को संरक्षित करके, सब कुछ इसके उपाय बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं भाई। इतने ही क्वेश्चन थे, इतने रट लो। इतने क्वेश्चन यदि आप देख के जाते हो तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे बाहर तो मिलेगा ही नहीं, और इन्हीं प्रश्नों से आपका पूरा पेपर आपका सॉल्व होगा।
मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।